तो कुछ ऐसा सबकॉन्शियस माइंड का टेक्निक नहीं है कि भाई मैं खुद के दिमाग को बना लूँ कि भाई रोज जाके सिक्स पैक बन जाए मेरे? एक पार्ट कह रहा है कि किस काम को कर लो, एक कह रहा मत करो, और रोजाना एक पार्ट को आपको हराना पड़ता है। याद रखिएगा, जिस पार्ट को आप हरा रहे हैं वो भी तो आप ही हैं, तो आप जीत किससे रहे हैं? अगर आपको मैं आज एक टेक्निक पढ़ा दूं तो अचानक आप देखेंगे कल से आप ऑटोमेटिकली उठना शुरू हो जाएंगे, और वो ये है कि सर अभी जस्ट आपने बताया वो पेरेंटिंग और वाइफ के भी एनएलपी होती है, तो मतलब क्या होती है? मतलब कोई ऐसी दो मुझे एनएलपी टेक्निक बता दीजिए जो पेरेंटिंग में काम करे। और आप भले ही कितने भी पढ़े लिखे मम्मी पापा हैं, मैं आपको 0 नंबर दूंगा, क्योंकि आपने शादी से पहले वाइफ एनएलपी के बारे में भी हम कुछ बात कर रहे थे, क्या वाइफ और रिलेशनशिप पे भी एनएलपी काम करता है? क्यों नहीं करेगा? और रिश्ता याद रखिएगा इमोशन से चलता है, न कि लॉजिक से। उसका भी अधिकार है कि वो अपने फ्रेंड से बात कर सकती है, उसका भी अधिकार है कि वो अपने मायके जा सकती है। मुझे ये बताइए, आपने तो इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है, तो सबसे खराब थॉट कौन से आते हैं? कौन से ऐसे थॉट रहते हैं जो दिमाग खराब ही करके रख देते हैं? जब भी आदमी आगे बढ़ता है तो उसके अंदर एक थॉट आता है, ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक रिक्शा वाले से बात करता हूँ, जो रियल में पुल करते हैं वो थोड़े ही रह गए हैं, और मैं उनको एक बात कहता था कि यार तू कब तक ये रिक्शा खींचेगा? तू एक काम करना, तू चावल दाल बनानी सीख ले, तो तू अपने घर में रोजाना 500-700 रुपये एक्स्ट्रा लेकर जाएगा। पता है पहला थॉट क्या आता है? ये पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा, सबसे खतरनाक थॉट अगर हमारी सोसाइटी में ये है, वो ये है कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। ये बीमारी आ गई है, ये पॉसिबल नहीं है। मैं कंगाली में जी रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बचपन से हमें बरखा है। तुमसे 2-2-4 नहीं लिखेगा, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो एक दिन भूखा मरेगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि हमारी योग्यता पर तब सवाल उठा दिया गया। उनका ये थॉट कि हम इस लायक कहाँ हैं, उनका नहीं है। वेलकम बैक। आज एक बहुत ही शानदार पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि राम वर्मा सर के साथ हमने पिछले 2 पॉडकास्ट किए और दोनों पॉडकास्ट को आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज फिर से राम सर को बुलाया जाए और आज उनकी एक अलग साइड देखी जाए। पहले हमने सबकॉन्शियस माइंड पे एनएलपी तो बहुत सारी बात कर ली, लेकिन हम देखते हैं कि पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स राम सर ने खुद से कैसे सॉल्व किए और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो चलो पहले तो वेलकम करते हैं। वेलकम बैक राम सर। जितनी बार आप हमारे स्टूडियो पे आते हो, मुझे सबसे मतलब मेरे फेवरेट गेस्ट हो आप सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सर, आपने एनएलपी और सबकॉन्शियस माइंड पे इतना काम किया है। मैंने आपका एक प्रोग्राम अटेंड किया था, मैंने देखा था कि आप लोगों को एकदम से हिप्नोटाइज कर लेते हो। सर थोड़ी फनी बातें करनी है आज, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ सर, कोई कभी ऐसा इंसिडेंस आपके लाइफ में हुआ है कि आपने पहले कभी किसी को हिप्नोटाइज किया हो और वो आज भी हिप्नोटाइज ही घूम रहा हो, या कुछ अलग चीज हो गई हो? देखिए, एक हिप्नोसिस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कॉन्शियसली कभी भी उससे बाहर आ सकते हैं। अच्छा। लेकिन कमाल की बात ये रहती है कि ऐसा कई बार हुआ है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मेरे पास एक फ़ोन आया करता था अहमदाबाद से कि जी मैं अनिल भाई बोल रहा हूँ, मेरे सुनील भाई को थोड़ी परेशानी है और उसको फियर है और वो आपसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं। तो हर बार ऐसे ही फ़ोन आता था। तो अचानक एक बार वो उन्होंने कहा कि सर वो आज आ रहे हैं, अहमदाबाद से दिल्ली आ रहे हैं। तो एक लड़का मेरे सामने खड़ा था, समझ लीजिएगा कि जब वो पहुंच चुके तो उन्होंने कहा सर कहाँ आना है, मैंने बता दिया। तो मैंने देखा कि करीब 6 फीट लंबा गोरा चिट्टा एक लड़का मेरे सामने खड़ा है। उन्होंने कहा जी मैं सुनील हूँ और मैं आपकी काउंसलिंग लेना चाहता हूँ। उनके साथ एक उनके फूफा जी थे और पिताजी थे। हाँ। तो मैंने उनको एनएलपी कराई, टेक्निक कराई। एनएलपी की सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस एक टेक्निक होती है। सेल्फ इमेज को बनाना होता है, उनके माइंड को हिप्नोटाइज करना होता है कि वो अपने फियर से बाहर आकर कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं। अब यहाँ पर जैसे ही हम बैठे थे तो मैंने उनसे एकदम से कंधे पर हाथ रख कर कहा कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, बी कॉन्फिडेंट नाउ। उन्होंने कहा राइट सर। अब रात हो गई करीब, आप समझिए कि उस दिन रात को मैं सो रहा था, 2 बजे अचानक मुझे फ़ोन बजा। मैंने देखा उस पर लिख रहा था अनिल भाई कॉलिंग। तो ये वही थे कि जो बड़े भाई थे। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या बात है कि वो तो चले गए काउंसलिंग लेकर। तो उन्होंने कहा कि सर मैं अनिल भाई बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बोल तो रहे हो, पर ये कोई टाइम नहीं है, लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है? उन्होंने कहा सर उन्होंने आज काउंसलिंग ली। मैं हाँ ली है, और वो चले गए हैं। उन्होंने कहा सर मैं बड़ा प्रॉब्लम में हूँ, अभी सुनील भाई ने कहा है कि अब मैं घर आ रहा हूँ, अब तो राम सर मेरे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हें कॉन्फिडेंट रखूंगा, मेरा डर भी खत्म हो गया, अब मैं तुम्हें सबको एक एक करके गोली मारूंगा। अरे बाप रे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं टक से एकदम से सीधा खड़ा हो गया। मैंने कहा क्या बोला? कि सर हाँ कि ये बोला। अच्छा, मैंने कहा कि भाई उनके पापा से अपने बात कराओ, फूफा जी भी थे, उनसे भी बात कराओ। कहते सर वो तो छुपे बैठे हैं किसी टॉयलेट में अलग अलग और वो ढूंढ रहा है पूरी की पूरी ट्रेन में। बेसिकली हुआ ये था कि उनको कुछ इशू था। हाँ। जिसमें वो अपनी पर्सनालिटी को शिफ्ट कर जाते थे, और तो ये एक्चुअली कई बार ऐसा होता है। लेकिन
याद रखिएगा, आप भी बहुत लोगों को रोज हिप्नोटाइज करके जिंदगी भर के लिए अपना बना लेते हैं। जब आप कोई क्लाइंट को कोई सहारा देते हैं, कोई बढ़िया बात कहते हैं या अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को ऐसा कर देते हैं, तो याद रखिएगा हिप्नोसिस एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। हिप्नोसिस का मतलब है कि आप उसी ऑरा को बनाए रखें अपने लिए, और अगर आप किसी को हिप्नोटाइज कर दें कि वो पैसा कमाता रहे, वो अपने रिश्तों को बचाए रखे जिंदगी भर के लिए, अपने आप को हेल्दी रखे, तो ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। सही है। ऐसा मैं करने की कोशिश करता हूँ और ये ऐसा मैं करता भी रहूँगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अमेजिंग सर, ये करने से बहुत सारे लोगों की लाइफ तो आपने बदली है, लेकिन आई एम वेरी श्योर, मैंने ऐसे कुछ कुछ जगह पर सुना है कि जो लोग आपको हील करते हैं, जो लोग आपको क्योर करते हैं, आपको कहीं ना कहीं उन्हीं से प्यार हो जाता है। तो क्या आपके लाइफ में भी कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपने किसी को क्योर किया और उसका प्यार बन गए हो आप? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। प्यार की बात तो ये है कि एक शेर है, वो किसी और का है, मैं भी लिखता हूँ तो ऐसे तो पोएम, पर वो मेरा नहीं है, कि कमाई उम्र भर की और क्या है, बस यही तो है। कमाई उम्र भर की और क्या है, बस यही तो है। मैं जिस दिल में भी झांकूं वो मेरा घर निकलता है। ये तो रही बात प्यार की। लोगों से मुझे जितना प्यार मिला है, मैं कई बार जब मैं सोचता हूँ तो मैं ऊपर वाले से कहता हूँ कि जीवन में जो थप्पड़ लगे हैं, लेकिन जो तुमने रिवार्ड भी दिया है वह भी अनोखा है। मैं जिधर भी जाता हूँ, आज भी मैं जूहू पर घूम रहा था, मुझे 2 लोगों ने रोक कर पूछा कि आप यही है ना सर, ठीक है ना। और एक तो आप ही के इसी एरिया की एक लेडी मुझे मिली जो कल कह रही है कि मैं बड़े ग्रुप के सामने आपका लेक्चर भी कराऊंगी, लाइक दिस। हर जगह लोग पहचानते हैं, और पहचानते ही नहीं बल्कि वो ये कहते हैं कि मैं आपकी वीडियो देखकर बहुत मुझे फ़ायदा भी हो रहा है। रही बात प्यार की, याद रखिएगा ये पॉजिटिव एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर एक गलती कर देते हैं कई बार, दोनों ही, जो प्यार में पड़ता है और जो हील करता है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें आपको बहुत संभल कर चलना चाहिए, इसीलिए इसमें नुकसान भी बहुत होता है। करेक्ट। तो अगर आप कोई देखने वाला काउंसलर है या काउंसलर बनना चाहती है या बनना चाहता है, तो जब भी आप किसी आदमी को काउंसलिंग देंगे, उसके एंग्जाइटी को हटाएंगे, उसके डिप्रेशन को हटाएंगे, उसके फोबिया को हटाएंगे, तो विरल उसकी इमीडिएटली एक स्टेट बदलेगी। अभी वो डरी हुई स्टेट में था और सडनली उसकी स्टेट बदलेगी। नाउ ही विल फील और शी विल फील गुड। और जैसे वो गुड फील करेगा, वो किसको देख रहा है? आपको देख रहा है, और आप हैं हीलर। तो बेसिकली आप उस स्टेट के साथ अपना एक लिंक या एंकर या ट्रिगर क्रिएट कर लेंगे। इसे हम पेवलोव का सिद्धांत कहते हैं। तो जो आदमी हमारी स्टेट को बदलता है, इमीडिएटली हम जैसे उसको देखते हैं, सोचते हैं, हम अच्छा फील करते हैं। अब वो देखेगा उसके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जहाँ पर वो तंग होता है या होती है, और उसकी घटना, और दूसरा आदमी आप बन गए उसके जीवन में, जिसको देखकर वो खुश होता है। तो याद रखिए, खुश होने का मतलब है कि आपके लिए उसके माइंड में, उसकी बॉडी में सीरोटोनिन निकल रहा है, ऑक्सीटोसिन निकल रहा है। पहली तो चीज़ ये है। ऐसे में याद रखना चाहिए कि इस रिश्ते को आपको पूरी तरह से डिफाइन कर लेना चाहिए कि आपका अननेसेसरी प्यार कहीं ऐसा ना हो कि एक आदमी आपके पास इमोशनल ठीक होने आए और वो इमोशनली आपके साथ फंस कर और ज़्यादा पेन ले ले। तो इसको पहले क्लियर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात भी है कि कई बार काउंसलर एक गलती करता है कि वो दूसरे के पेन के साथ जुड़ जाता है। यह बहुत बड़ी गलती है। इसे हम साइकोलॉजी में ट्रांसफरेंस कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लेते मेरे सामने कोई दुखी आदमी आया, अचानक मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई, एम्पैथी दिखानी पड़ेगी, एम्पैथी रखनी भी पड़ेगी, दिखानी नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर अपने और उस आदमी के बीच में हमेशा एक गिलास वॉल को देखना है कि वो आदमी अलग है, मैं अलग हूँ। उसकी ट्रेजेडी, उसकी मिजरी, उसका दुख अलग है, मैं अलग हूँ। कई बार उस दुख को आप हद से ज़्यादा अगर महसूस करने लगते हैं तो आपका माइंड और बॉडी उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। यही कारण है कि कई बार हम उसके डिप्रेशन को खुद ले लेते हैं, कई बार उन बीमारियों को ले लेते हैं। यहाँ पर मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि जब भी आप किसी के साथ कोई भी काउंसलिंग करें तो उसके गमों को, उसके दुख को आप याद रखिएगा, सोच कर देखें कि आप एक बबल में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और उस बबल के बाहर वो आदमी है। नहीं तो आप इससे कई बार विक्टिम बन जाएंगे। तो प्यार भी और यहाँ पर गम भी, दोनों ही काउंसलर के लिए नुकसानदायक है और उस आदमी के लिए भी। करेक्ट। लेकिन सर, ऐसा कभी हुआ है किसी को आपसे प्यार हो गया हो? ऐसा तो मुझे ऐसा लगता नहीं, लेकिन प्यार तो मुझे बहुत मिलता है सभी से मिलता है। यस, कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने, इवन ये नहीं कि वो फीमेल ही थी, मेल्स भी थे, जिन्होंने ये कहा कि सर वी वांट यू विद अस, आप हमारा हैंड होल्ड रखिएगा, आपको छोड़ने का मतलब ये है कि दिल टूट जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि
एक दो ऐसा भी केस था जो मेल के साथ था, और मेरी टीम और मेरे पार्टिसिपेंट जानते हैं कि एक लड़के ने मुझे इस तरह से अपनी बाहों में ले लिया और उसने कहा कि सर आप मुझे छोड़ ना देना, और वो बेसिकली अपनी पर्सनालिटी को उस टाइम शिफ्ट कर गया। हाँ। बड़ी मुश्किल से मैंने छुड़ाने की कोशिश करी, ऐसा लग रहा था कि वो मेरी पसलियाँ तोड़ ही देता। लेकिन याद रखिएगा, मैं उसको दोष भी नहीं दे सकता हूँ। कई बार लोग इतने खाली और खोखले हैं अंदर से, या भरे पड़े हैं कि उन्हें एक सहारा चाहिए। कई बार उन्हें लगता है, कई बार बहुत सारी मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। एक बहुत प्रिंसिपल का कॉम्प्लीमेंट मिला था पब्लिकली, उन्होंने कहा कि कई बार आप ऐसे लगते हो कि मेरे फादर हैं, कई बार ऐसे लगते हो कि मेरे भाई हैं, कई बार ऐसे लगते हो कि यू शुड बी माई हस्बैंड और बॉयफ्रेंड, और यू शुड बी बोर्न इन माई फैमिली। एंड इट इज़ वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट मेरे इंस्टा पर पड़ा है। शी इज प्रिंसिपल इन मुंबई। लेकिन उसने क्लियरली कहा, ठीक है ना, और वही चीज़ मैं बैठाना भी चाहता हूँ कि वो तभी तो हम अपनी एजुकेशन को दे पाएंगे, नहीं तो एक प्लास्टिक एजुकेशन हो जाएगी, तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो प्यार तो हो जाता है, लेकिन उसमें आदमी को, सामने वाले को भी थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ उसे हैंडल करना चाहिए। सही बात है। कभी कभी तो सर लगता है जब भी आप इतना लोगों को कंट्रोल कर लेते हो, उनके माइंड को, उनके सबकॉन्शियस माइंड को, तो कभी ऐसा लगता है कि सर कभी आपके लाइफ में तो ऐसे प्रॉब्लम हुए ही नहीं रहेंगे ना। मतलब आई एम वेरी श्योर कि जब भी जैसे जो लोग देख रहे हो, और इनफैक्ट हमारे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मतलब लाइक मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकअप्स को हैंडल करने की, या कोई ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने की जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो। तो आपने तो आई एम वेरी श्योर अच्छे तरीके से सब हैंडल कर लिया रहेगा। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कभी ब्रेकअप हुआ हो तो आपने कैसे हैंडल किया हो। अब इस उम्र में उस टाइम की बातें मुझे तो याद नहीं है, कोई ब्रेकअप हुआ भी या कोई प्यार हुआ है, एनीवे। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को संभाला बहुत है। ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि जब भी हमारा कोई ब्रेकअप होता है या हमारी लाइफ से कोई जाता है, ब्रेकअप का मतलब सिर्फ यही मत समझिएगा कि वो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है। ब्रेकअप का मतलब तो ग्रीफ भी है कि हमारी लाइफ से जब कोई चला जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको, ये सवाल ही कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर मुझे अपना बेस्ट देना होगा। जब भी हमारी लाइफ से कोई भी जाता है तो वो नहीं जाता, हमारी सेल्फ इमेज का एक पार्ट चला जाता है। यानी कि हम आधे कटकर चले जाते हैं जितना हम जुड़े हुए थे। ऐसा लगता है जो एक कोड हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अम्बिलिकल, जो माँ के साथ जुड़ी होती है, ऐसा लगता है कि वो कट गई है। कई बार लोगों को पेट में ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ निकल रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि वो इतनी खाली हो जाती है छाती कि उसे गलत चीज़ों से भर लिया जाता है। कई बार जो अंदर का खालीपन है ना विरल, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड अंदर से बेहद खाली हो जाता है तो वो इमीडिएटली भर लेता है। कई बार ऐसी बीमारियों से भर लेता है जो कभी ठीक नहीं होती, जिसका नाम आप कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ सेल है। उसको डरा कर मैं क्या करूं। याद रखिएगा, जब मैं व्हेन आई लॉस्ट माय मदर इन 2015, ठीक है ना, तो माय मेंटोर केम टू मीट मी, ठीक है ना, एंड उसने कहा कि माँ नहीं गई। आपने सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कहाँ से ली बचपन में? अपनी माँ से ली है। सबसे पहली गोद किसकी थी? सबसे पहली जो सिक्योरिटी किसकी थी? किसके पास आप जाके खुश हो जाया करते थे? याद रखिएगा, अब आपकी उम्र में कितने भी बड़े हो गए, वो पार्ट अभी भी वही है। तो उन्होंने कहा कि याद रखिएगा, ये माँ नहीं गई है, आपके पार्ट का, आपके सेल्फ वर्दीनेस का एक पार्ट चला गया है। एक थॉट आएगा यार कि यार मैं हूँ कौन, क्योंकि अब तक आपको वही एक इंसान था जो आपको धमका भी दे रहा था, आपको गले भी लगा रहा था। आपको आज 55 साल की उम्र में भी आपको वो कह रहा है कि तुम पागल हो क्या, लाइक दिस, ठीक है ना। वो थप्पड़ मारने की हिम्मत रखती है और वो गले लगाने की भी। तो वो एकदम से खालीपन आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने सेल्फ इमेज को एक बार फिर बनाना है। तो जब भी ब्रेकअप हो किसी की लाइफ में, मैं हमेशा उस लड़की को या लड़के से कहता हूँ कि देखिए, पहली तो बात यह है कि आप पहले इमेजिन करिए। और मैं एक टेक्निक कराता हूँ, मैंने ये बहुत सारी लड़कियों को टेक्निक कराई है। तो ये मतलब लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी, ठीक है ना। आपको ये करना है कि आपको सीधे खड़े होना है और इमेजिन करना है कि आपके सामने वो आदमी है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है और उसको फ्री करना है। आपको मूव ऑन करना है ना लाइफ में, फ्री करना है। लेकिन लोग फ्री नहीं हो पाते हैं, उनको याद ही रहता है अपना एक्स, और उसी के साथ कई बार जीते हैं और नए रिश्ते में जाकर भी, जो बहुत ही खतरनाक है। तो मैं कहता हूं कि अपने सामने अपनी उस आदमी को खड़ा करिए जो अब आपकी लाइफ में नहीं है, पर आप फील करेंगे उसके साथ एक धागा बंधा हुआ है। और आप अपने लेफ्ट में एक सेल्फ इमेज को बनाइए जो आपकी सुधरी हुई सेल्फ इमेज है, जिसमें आप कंप्लीट है, जिसमें आप खुश है, जिसमें आप हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग है, जिसमें आप ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, जिसमें आप हैप्पी हैं। एक इमेजिनरी फीलिंग लाइए। वहाँ कोई नहीं है, बस आप इमेज क्रिएट करिए, मानो यहाँ पर कोई है जो बहुत ही खूबसूरत है।
अब आप इमेजिन करिए आपके पास एक गोल्डन सीजर है, ठीक है ना, यानी कि वो कैंची है, और आप कंधे सीधे करते हो अपनी विजडम के साथ इस धागे को काटिए और इमेजिन करिए कि ये आदमी को आपने मूव ऑन फ्री कर दिया है, इसे जाने दीजिए। और थोड़ी देर बाद इसको इमेजिन करिए कि विद द स्पीड ऑफ लाइट ये गायब हो रहा है। 15-20 बार इसको करिए और एकदम से फिर इस सेल्फ इमेज को इधर मुड़कर चाहिए, इसको बार बार लगाइए, यहाँ पर लाइए। उस आदमी की जो कमी थी अचानक वह आप अपनी सेल्फ इमेज से भर लेंगे। अगर ये कमी आपने रखी तो भी आप नुकसान कर रहे हैं, और अगर जल्दी से आपने किसी रिश्ते में जाने की कोशिश करी तो भी आप वैसे ही आदमी ढूंढेंगे। इससे पहले बढ़िया है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करें। जैसी सेल्फ इमेज अब बढ़िया होगी तो आप एक बेहतरीन रिश्ते को अट्रैक्ट करेंगे, बेहतरीन फ्यूचर को भी, बेहतरीन इवन करियर को भी। ये मैं सबको कराता हूँ, और मैं सबको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये ब्रेकअप का आपका जो सवाल है शायद ये किसी ने मैनिफेस्ट किया इस टाइम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये बहुत बहुत अच्छी टेक्निक है। मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ, खुद भी ये करते हुए विजुअलाइज कर रहा हूँ कि हाँ यार प्रैक्टिकल है। मतलब अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं उससे डिटैच भी हो जाऊंगा और मैं खुद के सेल्फ अच्छे इमेज के साथ अटैच भी हो जाऊंगा और खुद को इम्प्रूव भी कर सकता हूं। लेकिन ब्रेकअप के बाद आपके अपने माइंड को खाली नहीं रखना। अगर खाली रखेंगे तो आप जल्दी से किसी को अट्रैक्ट कर लेंगे, और हो सकता है वो वैसा ही हो, क्योंकि अभी आपकी स्टेट बिगड़ी हुई है। आप जैसी स्टेट होगी वैसी ही अपॉर्चुनिटी को उसमें वैसा ही लगेगा, वैसे ही आप अट्रैक्ट कर लेंगे। तो बेहतर है इमेज के साथ करिए, एंड आप पाएंगे कि कई बार ऐसा लगेगा कि यू आर हैप्पी विद इन यू, आप अपने अंदर ही खुश हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत बहुत यूजफुल टेक्निक है सर। ऐसी ही कुछ टेक्निक मुझे भी बता दो, क्योंकि मैं अपना जस्ट पर्सनल बता रहा हूँ। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाके सेमिनार्स लेता हूँ, वर्कशॉप्स लेता हूँ, तो सामने वो स्टेज दिख रहा है, वो क्लासरूम दिख रहा है कि हाँ यार वहाँ पर बच्चे बैठे हैं, स्टेज दिख रहा है, वहाँ पर जाके मुझे बोलना है। लेकिन मन में यार अभी भी ऐसा कुछ आता है जब भी मैं चलते रहता हूँ कि यार कुछ तो हो जाए और ये कैंसिल हो जाए, कुछ तो हो जाए, मतलब मुझे नहीं जाना है। मतलब अंदर से वो फियर आता है, अंदर से वो फियर बोलो, या जब स्टेज पे चढ़ गए, बोलना चालू कर लिया तो वो सब निकल जाता है। लेकिन वहां जाने तक मन में बहुत ये आ जाता है कि नहीं यार कुछ तो हो जाए और कैंसिल हो जाए, कुछ तो हो जाए कि मुझे ना जाना पड़े। तो इस चीज से कैसे निकले? ये बिल्कुल नॉर्मल है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में आप एक्साइटेड भी हैं कि लोग आपके सामने बैठे हैं, यू विल मेक मनी, यू विल मेक इम्पैक्ट, लेकिन एक थॉट आता है यार वो जो थॉट है बेसिकली नंबर 1 है, वो थॉट आपके लिए नेगेटिव नहीं है। पहली तो बात समझ लीजिएगा। सबकॉन्शियस या आपका इंटरनल माइंड आपको सिर्फ ये बता रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, इसको रिफ्रेम करिए और इसे आप बढ़िया तरीके से करें। और कोई भी कोई भी जो इसमें लूप होल है उसे अभी से भर लें। वह आपको एक मोमेंट देता है वेयर आई कैन फेल एंड वेयर दिस फेलियर शुड बी अवॉइडेड। कहाँ से मैं असफलता को ले सकता हूँ और कहाँ पर इसको मैं ठीक कर सकता हूँ। हो सकता है वो आपको याद दिला रहा हो कि पिछले सेमिनार में आपकी टोन ठीक नहीं थी, पिछले सेमिनार में आपने एक क्वेश्चन को हैंडल नहीं किया था। याद रखिएगा, ये रेफरेंस दे रहा है, यह बहुत कॉमन है। याद रखिएगा, अगर किसी को ये कह रहे कि मुझे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप या तो इसे अवॉइड कर रहे हैं या भी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये हमेशा मेरे साथ होता था और हमेशा होते हुए मुझे वो बेहतर बना देता था। और ये अगर आप उस समय एक सवाल पूछ लें तो आपका माइंड हमेशा इस सवाल का जवाब विद इन सेकंड दे देगा, और नहीं भी दिया तो इस सेमिनार के दौरान उस चीज को वो कर देगा। ठीक है ना। हो सकता है कि पिछली बार आपका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा नहीं हुआ था और आप अभी क्वेश्चन भी नहीं ढूंढ रहे हो, सोल्यूशन भी नहीं ढूंढ रहे हो, पर अचानक आप देख रहे हैं कि अचानक आपको एक नया थॉट आ रहा है, एक नई कहानी याद आ रही है, एक एनेक्डोट याद आ रहा है, आपकी टोन बदल गई है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। समझ लीजिएगा, आप हमेशा सबकॉन्शियस से जब भी सवाल पूछेंगे वो उसका जवाब जरूर देगा। करेक्ट। सवाल अगर क्वालिटी का है तो करेक्ट। और इसका चीज इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। यह बहुत अच्छा सवाल है। अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत बहुत यूजफुल चीज है। और हाँ, ऐसा होता है, मैं बहुत बार फील लाइक पिछले सेमिनार्स का रेफरेंस लेता हूँ तो कभी डर लगता है, लेकिन फिर जब भी पॉजिटिव हो जाता हूँ कि नहीं यार ये भी तो अच्छी चीज़ हुई थी, ये भी तो अच्छी चीज़ हुई थी, और फिर मैं जब भी जाता हूँ तो और भी अच्छे सेमिनार्स में परफॉर्मेंस आ जाता है और लाइक और ज़्यादा अच्छा कन्वर्जन आ जाता है। सो दैट्स ट्रू, लाइक वो बहुत पावरफुल चीज़ है। तो सर अभी एक और मुझे टेक्निक बता दीजिए। अभी मैंने जस्ट थोड़ा एक्सरसाइज करना चालू किया है। हमेशा सुबह उठ करके ना मुझे खुद को मनाना पड़ता है कि भाई जिम जा। तो कुछ ऐसा सबकॉन्शियस माइंड का टेक्निक नहीं है कि भाई मैं खुद के दिमाग को मना लूँ कि भाई रोज जाके 6 पैक बन जाए मेरे? अगर अभी आपको अंदर से किसी को मनाना पड़ रहा है तो इसका मतलब 2 लोग हैं, एक जो नहीं मान रहा है उसे मनाना पड़ रहा है, और एक जो चाहता है कि ये मान जाए। समझ गए? याद रखिएगा, यही हमारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं। इस समय आप इस काम को मेहनत से कर रहे हैं, उठने को, जाने को, इसमें आपको एफर्ट करना पड़ रहा है। याद रखिएगा, एफर्ट से हम थकना शुरू हो जाते हैं।
लोग आपसे बहुत कहते हैं कि मेहनत करो मेहनत करो, मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत मत करो, फ्लो में रहिए, क्योंकि मेहनत से एक दिन आप थक जाएंगे, क्योंकि दूसरा पार्ट अभी आप खुश नहीं है। एक पार्ट कह रहा है कि किस काम को कर लो, एक कह रहा मत करो, और रोजाना एक पार्ट को आपको हराना पड़ता है। Correct. याद रखिएगा, जिस पार्ट को आप हरा रहे हैं वो भी तो आप ही हैं। तो आप जीत किससे रहे हैं? खुद से। ये तो वही वाली बात है, एक पार्ट कह रहा है कि कल से मैं पतला होऊंगा, और एक पार्ट जैसे ही आपके सामने स्वीट्स मिठाई आ रही है वो कह रहा है खा ले। एक पार्ट कहता है कि इस रिश्ते में रहे, एक पार्ट कह रहा है मत रहे। याद रखिएगा, इसे हम इंटरनल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। अगर आपको मैं आज एक टेक्निक पढ़ा दूं तो अचानक आप देखेंगे कल से आप ऑटोमेटिकली उठना शुरू हो जाएंगे। और वो ये है कि कभी भी जब इस टेक्निक को करें तो समझ लीजिएगा, मैं पूरी टेक्निक समझा दूंगा। और इसे समझाने से पहले मैं दर्शकों को बताता हूँ ये कहाँ कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता, पर पी रहे हैं। मैं शराब नहीं पीना चाहता, आप पी रहे हैं। इवन मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, एक पार्ट कहता है कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, और बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पर एक पार्ट बीमार भी पड़ रहा है। हाँ। वो भी तो आप ही हैं। याद रखिएगा, जीवन में एक दोहा, इससे पहले कि समझाऊं, एक रहीम दास या कबीर दास जी का दोहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो न समाए। कि प्रेम की जो गली है वो बहुत नैरो है, इसमें दो नहीं समा सकते। याद रखिएगा, वहां उन्होंने प्रेमिका या प्रेमी के बारे में नहीं बोला है। वहां तो उस गली में तो आप दर्जन भर भी समा सकते हैं। उन्होंने क्या बोला है पता है? कि जब भी आपके पास किसी गोल को अचीव करने के लिए दो थॉट हो, तो आप कभी भी खुद के साथ प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि एक आदमी को आपको मारना पड़ रहा है। करेक्ट। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो ना समाए। दो थॉट नहीं समा सकते जो आप अगेंस्ट हैं। यद्यपि यहाँ पर कुछ एक लोग मुझे कहेंगे कि ये गलत बता रहे हैं, पर ये मेरा इंटरप्रिटेशन है लाइफ को बेहतर करने के लिए, और मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं अपने इंटरप्रिटेशन को अपने फायदे के लिए लगाऊं, ना कि सिर्फ एक एग्जाम को पास करने के लिए कि हिंदी का उसका मीनिंग क्या है। ये मेरे भाव का अर्थ है। तो यहाँ पर एक चीज़ करिएगा, कभी आराम से बैठिएगा, और आराम से बैठकर एक पार्ट को, दोनों हथेली को ऐसे करिएगा, और एक पार्ट को यहाँ रख लीजिएगा जो कह रहा है कि मैं सुबह उठकर अपनी सेहत बनाना चाहता हूँ, और इधर देखिएगा जो मना कर रहा है। इससे पूछेगा कि तुम क्यों उठना चाहते हो, और वो कहेगा कि मैं इसलिए उठना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ बनना चाहता हूँ। इसे आगे ले जाइए, तुम स्वस्थ क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मैं हेल्दी दिखना चाहता हूँ। क्यों दिखना चाहते हो? क्योंकि इससे मेरी बेटी को, मेरे बेटे को बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, मैं लंबी उम्र जीऊँगा, मेरी मदर मेरे फादर सेफ हो जाएंगे, मेरी वाइफ ज़्यादा सिक्योर फील करेगी, मैं अधिक पैसा कमाऊँगा, मैं अधिक दान भी दूंगा। ठीक है ना? यहाँ पर रिवार्ड्स को ले आइए। और वो ये कह रहा है कि मत उठो, क्यों ना उठो, तो इसके भी कुछ ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। करेक्ट। ठीक है ना? वो कह रहा है कि तुम्हें रिलीफ नहीं मिलेगा, तुम थक जाओगे। ठीक है ना? तो इससे समझाना है कि थकान नहीं है, ये तो मेरे रिवार्ड्स हैं। तो इससे कहो कि तुम इसके रिवार्ड्स को देखो, और इससे कहो कि तुम इसको समझाओ। और अब आप इमेजिन करो कि दोनों बच्चों को, मानो आप एक बाप हैं और दोनों बच्चों को नज़दीक लेकर आ रहे हो, और इनकी बातें कराओ, और इस पार्ट को जो ऑब्जेक्शन वाला, इसे पूरी तरह से बेनिफिट समझाओ। और इमेजिन करो कि अब ये दोनों पार्ट एक हो रहे हैं और ये गले लग रहे हैं, और एक नया पार्ट क्रिएट करो, और उसको जिसमें आप अपने आप को हेल्दी भी देख रहे हैं, रिलीफ भी देख रहे हैं। इसके ऑब्जेक्शन खत्म हो चुके हैं, और अब आप छाती पर लगाकर एक लंबा सा सांस लेते हुए इस नई फीलिंग को एंजॉय करिएगा। कल आप देखेंगे कि जो उठने वाला पार्ट है वो जैसे ही उठेगा, ये पार्ट उसे सपोर्ट कर रहा होगा, और आप कल रिलीफ लेने के लिए, मान लेते ये रिलीफ दे रहा है कि तुम थक ना जाओ, कल आपके नए बिहेवियर आ जाएंगे। तुम थकान को कैसे एडजस्ट करोगे, वो अपने आप आपकी माइंड और आपकी बॉडी की जो इंटेलिजेंस है वो ढूंढ लेगी। सुपर सुपर सुपर। ये दोनों ही टेक्निक सर मेरी पर्सनल लेवल पे तो मुझे बहुत काम लगेगी, एंड आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, सर ने जो टेक्निक सिखाई वो 100% काम करेगी। आप एक बार कोशिश करके देखिए। सर, एक क्वेश्चन हर किसी के मन का है, आई एम वेरी श्योर आपके मन का भी रहेगा। हर किसी को NLP अपने घर वालों के ऊपर अप्लाई करना है। हर किसी को लगता है कि यार NLP अप्लाई करके कुछ ऐसी टेक्निक बता दो जिससे घर वाले ठीक हो जाएं। कई बार लोग एक ही सवाल मेरे पास लेकर आते हैं, और ये सवाल अगर मेरे पास 300-400 स्टूडेंट बैठे हैं मेरे पास, तो उनका एक ही सवाल होता है, सर घर वालों पर NLP कैसे लगाएं? तो ये सवाल जब मैंने अपने मेंटोर से कई साल पहले, साल पहले, 10 साल पहले पूछा था, तो उन्होंने हंसकर एक जवाब दिया था कि कोई भी टेक्निक, कोई भी काउंसलिंग आपको अपने घर वालों पर काम नहीं करती है। पता है क्यों? मैंने कहा हाँ, क्यों? उन्होंने कहा है क्योंकि घर वाले ये मानते हैं तुम्हें तो उनकी प्रॉब्लम की जड़ हो। तो भाई साफ सी बात है, उनकी NLP मुझे ही करने दो। आप पैसा कमाओ, आपके NLP मैंने कर दिए, ठीक है ना? घर वालों की फीस तुम जमा करो, मैं उनकी NLP करता रहूँगा, क्योंकि आप तो अगर NLP करेंगे और आप समझाएंगे। मैं आपको एक छोटा सवाल बताता हूँ।
मेरे पास अभी अब करीब पैंडेमिक से पहले 5 दिन की वर्कशॉप हुआ करती थी, तो द क्लब मुंबई में, हाँ, अंधेरी वेस्ट में है, वहीं पर जू के पास, मैं वहाँ पर मेरी वर्कशॉप थी। तो उसमें वो 5 दिन की वर्कशॉप होगी, एक ग्रुप बन जाता है व्हाट्सएप पर, मैं भी उसमें जुड़ गया। तो सब लोग शुरू में बहुत सारे मैसेज डालते हैं, तो एक लड़का था उसमें, एक आदमी था, उसने एक मैसेज डाला और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आप कहो तो मैं सुना दूंगा। तो उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स, आई हैव रीच्ड कोल्हापुर एंड इट वाज ए वंडरफुल जर्नी विद राम सर। ये बहुत अच्छा जर्नी थी राम सर के साथ, बहुत मज़ा आया। और जैसे ही मैं घर आया तो मेरी वाइफ ने कहा कि उनके सर में दर्द है, प्लीज़ गो डाउन स्टेयर्स एंड ब्रिंग डिस्प्रिन, कि नीचे जाओ और मेरे लिए डिस्प्रिन लेकर आओ। जब मेरी वाइफ ने कहा तो मैंने कहा कि क्यों ना आज मैं अपनी NLP लगाऊं। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि चलो आंखें बंद करो, उन्होंने कर ली। मैंने कहा कि वो जो दर्द की पिक्चर है उसे छोटा करो, बड़ा करो, पीछे ले जाओ, दाएं ले जाओ, बाएं ले जाओ, ठीक है ना, अब ऐसे सोचो, ऐसे सांस लो, ये बात कहो, यहाँ फीलिंग लाओ। जो भी मैंने उन्होंने सिखाया था, उन्होंने कहा सारी चीज़ टेक्निक मैंने लगाई एंड द रिजल्ट वॉज वंडरफुल। एंड अगला सेंटेंस आपको बहुत ही हंसाएगा और गुदगुदी करेगा। उसने कहा कि उसके बाद जब मैंने अपनी टेक्निक पूरी कर ली, मैंने कहा अब आंखें खोलो। तो मेरी वाइफ ने आंखें खोली और बोली, स्टूपिड, इफ द ड्रामा इज ओवर नाउ गो डाउन स्टैंड्स एंड ब्रिंग द डिस्प्रिन। कि अगर बावले आदमी, अगर ड्रामा खत्म हो गया है तो नीचे जाओ, अब डिस्प्रिन ले आओ। उसने कहा, मैं नीचे गया, मैंने डिस्प्रिन ला के दे दी। राम सर ने कहा बेइज्जती तो होती नहीं। तो भाई घर वालों पर टेक्निक लगाओगे तो सोच समझ कर लगाना, बिकॉज दे नो यू आर द कॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। so true. किसी का ऐसा हुआ है कि किसी की गर्लफ्रेंड चली गई हो NLP की वजह से? हाँ, ऐसा तो कई बार हुआ। बिकॉज जैसे ही मैं पढ़ाता हूँ कि ये पैटर्न है माइंड के और ये नार्सिस्टिक पैटर्न है, और तुम फंसे हुए तो कई बार समझ जाते हैं यार मैं तो किसी वही दिखते हैं नार्सिस्ट आदमी के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। लेकिन याद रखिएगा, वो इसलिए नहीं गई है कि कोई अच्छा इंसान गया है, वो इसलिए गई है कि तुमने उनको समझना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, जब भी मैं आपको चश्मा दूंगा तो वर्ल्ड तो नए नए तरीके से नज़र आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी वर्ल्ड आई मीन गर्लफ्रेंड जाएगी नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ कि शायद वो आपके लिए और बहुत बेहतर इंसान बनेगी। लेकिन उनको भेजने की ज़रूरत नहीं थी। मैं उनको ये भी समझाता हूँ कि किसी भी रिश्ते में आप किस तरह से जिएं। पेरेंटिंग NLP पढ़ाता हूँ, वाइफ NLP पढ़ाता हूँ, हस्बैंड्स वाइफ NLP पढ़ाता हूँ, गर्लफ्रेंड बॉय फ्रेंड की भी NLP मैं बताता हूँ कि धीरे से इन चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन कई बार जब आदमी को पता चल जाता है कि कुछ पर्सनालिटी बदलती ही नहीं है या वो विक्टिम बन रहे हैं, तो जैसे ही वो समझना शुरू कर देते हैं तो वो एक ऐसा रास्ता निकालते हैं कि वो दोनों के लिए ही जो बेहतर डिसीजन होता है वो कर लेते हैं। करेक्ट। पर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ। सर, अभी आपने बताया पेरेंटिंग NLP, वाइफ NLP, वो क्या होता है, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, पेरेंटिंग एक ऐसी आर्ट बन चुकी है। अब हम उस समय में नहीं रहते विरल, जहाँ पर हम ये कहते थे कि पेठा और बेटा तो ऐसे ही पल जाती है, पेठा और बेटा ऐसे ही पल जाते हैं पहले ख़ानदान में। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर हमें बहुत कॉन्शियसली उनको पालना पड़ता है। अगर आप काउंसलिंग अगर आप पेरेंटिंग की बात करें और NLP से करें, तो मैं आपको 2 चीज़ें पूछता हूँ और आप खुद कहेंगे कि यार हमने कितनी गलत पेरेंटिंग कर ली है अभी तक। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप ही कहेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके पास आपका एक बच्चा है, 6-8 महीने का है, 5 महीने का है, वो आराम से सो रहा है, खेल रहा है, अपने पालने में खेल रहा है, मज़ा ले रहा है, ठीक है ना, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, वो रो रहा है, तंग हो रहा है, आप उसे गोद में कब उठाएंगे? जब वो रोएगा तभी। इसका मतलब है अगली बार उसे आपकी गोद चाहिए तो क्या करना होगा? रोना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? आपने उसे तब रिवार्ड क्यों नहीं दिया जब वो खेल रहा था, जब वो खुश था? याद रखिएगा, पेरेंटिंग की पहली गलती या जो लाइफ की पहली गलती हमारे पेरेंट्स के द्वारा या हमारे द्वारा होती है अपने बच्चों की लाइफ में, हमें ये मानना होगा। आप खुद सोचिएगा कि आप किस चीज़ को ट्रिगर कर रहे हैं बच्चे के दिमाग में। उसको आपकी गोद कब मिल रही है? जब उसे रोना है। तो याद रखिएगा, जीवन में उसको रोने की या इरिटेट होने की प्रॉब्लम किसने डाली? आपने डाली। और फिर आप क्या कहते हैं, कई बार लोग मुझे चिल्लाते हैं, मैं इसका बाप हूँ राम सर। तो मैंने कहा इसे चिल्लाने की ज़रूरत क्या है बताने के लिए, क्योंकि आप इस रिश्ते को ख़राब कर चुके हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप गुड पेरेंटिंग करना चाहते हैं तो हमेशा उन चीज़ों पर उस बच्चे को रिवार्ड दें जिस पर वो ठीक काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो रो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस ना करें। हो सकता है इसलिए रो रहा हो कि उसका हाथ आग पर रखा है, उसको कांटा चुभ रहा है। लेकिन अगर
वह एक जिद की वजह से रो रहा है, तो याद रखिएगा इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और आप भले ही कितने भी पढ़े लिखे मम्मी पापा हैं, मैं आपको 0 नंबर दूंगा, क्योंकि आपने शादी से पहले पेरेंटिंग के या रिलेशनशिप के रूल्स को नहीं समझा। आप बच्चे को उस जगह पर रिवार्ड दें। आप बच्चे को कब डांटते हैं? जब उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, जब वो होमवर्क नहीं कर रहा है। लेकिन आपने उसको तब क्यों नहीं रिवार्ड दिया जब वो मेहनत कर रहा है, बैठकर थोड़ी देर के लिए पढ़ रहा है, उसी 10 मिनट के लिए उसे रिवार्ड तो देकर देखें, यू आर सो नाइस, आप तो पढ़ना भी सीख गए, आप तो होमवर्क भी कर रहे हैं। लेकिन हम उन चीज़ों पर रिवार्ड नहीं देते। पहली चीज़ तो आज से आप पेरेंटिंग करते हुए देखें कि आपका बच्चा किन चीज़ों को बढ़िया कर रहा है, उस समय उनको रिवार्ड देना है। कोई पैट देना है, उसको कंधे पे हाथ रखना है, उसको कोई अच्छा वर्ड बोलना है। जब वो ब्रश कर रहा है उसको बोलना है। अब आप क्या करते हैं कि आप मान लेते हैं बच्चा सुबह ब्रश कर रहा है, शाम को नहीं कर रहा है, आप क्या कहते हैं? अरे शाम को भी किया कर। गलत बात। वो आपसे पूछने लगे आप करते हैं क्या, तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप करते तो निश्चित रूप से वो भी करता। आप नहीं कर रहे इसलिए वो नहीं कर रहा है, या आप इस चीज़ में कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब वो सुबह ब्रश कर रहा है उस समय आपको उसको एक रिवार्ड देना। अरे वाह, यू लुक लाइक हीरो, कितने बढ़िया दांत है, आप तो ब्रश करते हो ना बेटा, शाम को भी करना, मैं देखूंगा। अब याद रखिएगा वह आपके इंतजार करेगा आपके आने का ऑफिस से, और जब आप आएंगे तो दिखाकर आपको ब्रश पर टूथपेस्ट लगाएगा और करेगा। ये वो टाइम है जब आपको इस पैटर्न को रीइंफोर्स करना है। यहाँ पर अगर आप चूक गए तो वो समझ जाएगा तुम मैनिपुलेटर हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, और वो उसके अंदर एक ही चीज़ आएगी कि इस आदमी को मुझे भी मैनिपुलेट करना है, ये सिर्फ ड्रामा करता है सुबह। याद रखिएगा हम अपने ड्रामों के कारण अपनी पेरेंटिंग में नुकसान करते हैं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। दूसरी चीज़, अगर आप पेरेंटिंग की स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो एक मेरी छोटी सी कहानी या एग्जाम्पल से आप पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। मान लेते हैं आपके पास 2 साल का बच्चा है, वो खड़ा होकर खेलना चाहता है, वो आपसे कहता है पापा मुझे पार्क में लेकर चलो। आप उसे पार्क में लेकर जाते हैं, वहाँ पर तितलियाँ हैं, वहाँ पर घास है, वहाँ फ्लावर है, वहाँ फुटबॉल है, और वो खेल रहा है, और आप पीछे एक बेंच पर बैठे हुए हैं और वो खेल रहा है। एंड सडनली वो पीछे देखता है और देखता है कि बेंच खाली है। क्या अब उसे खेल में मजा आएगा? नहीं आएगा ना। वही खेल है, वही पार्क है, वही उसके लिए तितलियाँ, वही घास है, वही फुटबॉल है, वही समय है, लेकिन आपके उसके लिए अब उस बेंच पर आप नहीं हैं। जीवन में याद रखिएगा बच्चे के पास जीवन में वो जो भी कर रहा है उसका आनंद उसमें आएगा कि उसके पीछे आप बैठे हुए हैं। जीवन में हमने एक पहली गलती कर दी है कि हम वो उस बेंच पर नहीं है। इसे मैं सेफ्टी नेट पेरेंटिंग कहता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप एक सर्कस को देखने जाते थे, वो बहुत सारी चीज़ों को दिखाकर बाद में एक टीम आती थी जो अपनी कला को दिखाते थे। वो उड़ते थे इधर से उधर, एक दूसरे को पकड़ लेते थे, लेकिन याद रखिएगा वो उससे पहले एक सेफ्टी नेट को फिक्स करते थे कहीं गिर ना जाए, और वो गिरते नहीं थे, लेकिन हमेशा सेफ्टी नेट वहाँ पर रहता था, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गिर गए तो चोट लग जाएगी। सोचिएगा कि एक दिन उन्होंने इस सेफ्टी नेट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसको बेचकर आ गए हैं और अब वो अपनी कला दिखा रहे हैं। उनका थॉट कहाँ जा रहा है कि सेफ्टी नेट नहीं है, यानी कि उसका हर टाइम एक डर है कि सेफ्टी नेट नहीं है। हमने बच्चों को सेफ्टी नेट देना बंद कर दिया है। जब वो स्कूल में जाता है वहाँ उसकी मैडम चिल्लाती है उसके ऊपर, तुमसे ये नहीं आता, तुमसे वो नहीं आता, तुम ये नहीं होते। उसे लगता है कि यार मैं बनाता 100%, टीचर बना रही है मुझे 90%। वो डर रहा है कि मुझे स्टार्स कम ना मिल जाए, वो डर रहा है कि मुझे पनिशमेंट ना मिले, और घर जाकर भी उसको यही मिलता है कि तुम कम पढ़ते हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। वो देखता है कि मेरे लिए मेरे पास तो सेफ्टी नेट कहीं भी नहीं है। उन दोनों लोगों पर इधर घर पर उसका बिलीफ हट जाता है जो ड्राइंग रूम में मिलते हैं, और उस क्लासरूम में भी उनका। याद रखिएगा इस एजुकेशन कंप्लीट बदलना पड़ेगा, और पेरेंटिंग हमें सीखनी पड़ेगी। हम ये सोचते हैं कि शादी कर ली और हमने बच्चे को पैदा करके अच्छे स्कूल में डाल दिया, ये पेरेंटिंग है? नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी से बेसिकली एस्केप कर रहे हो। इन 2 चीज़ों को याद रखना। जब आपका बच्चा खड़ा होकर ये कहे कि पापा मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, उस समय आपको एक ही काम करना, बाएं फैलाकर कहना कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और नहीं भी कह रहे हो तो उसे प्रूव कर देना कि तुम उसके साथ खड़े हो। यंग रहना, हमेशा मेहनत करना उसके लिए। कई बार लोग कहते हैं ये पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। मैं बताता हूं क्या करेगा। मैं इसे ट्रेनिंग दे रहा हूं कि पैसे को कैसे संभालें। तुम इनके बाप हो, 100 करोड़ तुम दे दो इसको। वो कहते मेरे पास नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को इस बच्चे को दे रहे हो। 100 करोड़ देके सिर्फ इतना समझाना है कि इस पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करें, वो मैं आपको 8 दिन में सिखा सकता हूं। लेकिन क्या कर रहे हैं कि आप अपने गोल्स को, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को इस बच्चे पर उतार रहे हो।
वो यहाँ खेलने के लिए पैदा हुआ, तो उसे नहीं पता था कि मैथमेटिक्स पढ़ना है, याद रखना। और वो पढ़ भी लेगा बशर्ते कि उसके जीवन में उस मोमेंट में एक एन्जॉयमेंट हो, जब उसे पता हो कि मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स इस बेंच पर खड़े हैं, बैठे हुए हैं। याद रखिएगा, हमें इसको समझना होगा, इसे हम सेफ्टी नेट पेरेंटिंग कहते हैं। 2 टेक्निक मैं बता रहा हूँ। बहुत बहुत शानदार टेक्निक है और मैं खुद पर्सनली इससे रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी 5 साल का बच्चा है, तो मैं वो चीज़ को देख पा रहा हूँ कि हाँ, अगर मैं उसे एप्रिशिएट करता हूँ छोटी-छोटी चीज़ों पे, तो वो उसी चीज़ों को बार-बार रिपीट कर रहा है और सामने से आके दिखाता है कि हाँ, देखो पापा मैंने ये कर लिया। मतलब मैंने एक उसने छोटा-सा कुछ प्ले कर लिया, मैंने उसकी तारीफ़ कर ली, तो वो दूसरा करके दिखाएगा, तीसरा करके दिखाएगा। घर पे कोई भी पर्सन आएगा मिलने के लिए, उसको करके दिखाएगा कि देखो मैंने ये किया। तो वो सबकॉन्शियसली उसके माइंड में वो जा रहा है कि हाँ, ये करना अच्छी बात है। इट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट ऑफ द गुड पैटर्न्स। वही तो जीवन भर उसके काम आएंगे। करेक्ट। यही इसी आइडेंटिटी को तो वो जीवन भर जिएगा। सर, वाइफ एनएलपी के बारे में भी हम कुछ बात कर रहे थे। क्या वाइफ और रिलेशनशिप पे भी एनएलपी काम करता है? क्यों नहीं करेगा? जहां पर भी आप ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, वहां पर एनएलपी ही तो काम करेगी। लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है इसकी पूरी फॉर्म, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। याद रखिएगा, जब भी आप, अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग बताऊं, तो वैसे तो दोनों के लिए एक ही है। पहला रूल बता रहा हूं, आप एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। आप कई बार मर्ज हो जाएं अपनी वाइफ के, इमेजिन करिए कि आप उनकी सेल्फ इमेज के साथ मर्ज हो रहे हैं और देखें कि वो किन इश्यूज को फेस कर रही है इस घर में, किस तरह से वो अपना दिन चला रही है, किस तरह से वो लोगों की बात भी सुनती होगी, कैसे उसका भी मन करता होगा कि वो किटी पार्टी करे या कोई और काम करे। करेक्ट। जैसे ही आप इस तरह से करना शुरू कर दे, तो आपके अंदर एम्पैथी आनी शुरू हो जाती है। एंड एम्पैथी इज द फर्स्ट प्रिकर्सर ऑफ द गुड रिलेशनशिप। तो एम्पैथी को क्रिएट करिए। और अगर ऐसे में एक आदमी बिल्कुल एम्पैथी को खो चुका है, तो वो नार्सिस्ट हो जाता है। और ये नार्सिज्म बेसिकली एक ऐसा ड्रामा खेलता है कि आप एक तरफ कहते रहते हैं कि मैं तो इनको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हर पल आप ड्रामा करते रहते हैं। वो कई बार वाइफ भी कर सकती है और हस्बैंड भी, और ये काफ़ी कॉमन होता जा रहा है नार्सिज्म का। मतलब पहली चीज़ ये है कि जब आप एम्पैथी रखेंगे तभी बात बनेगी। दूसरी बात है, आपको इस रिश्ते की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आप कह रहे हैं नहीं मेरी तो वाइफ सुंदर होनी चाहिए। सुंदर तो एक टाइम के बाद चली जाएगी। करेक्ट। तो उसके बाद इस रिश्ते का क्या होगा, क्योंकि आपने वैल्यूज़ ही गलत रखी है। लेकिन इस वैल्यूज़ में ये होता है कि हमें अपनी जनरेशन को बेहतर बनाना है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ब्यूटी नहीं आती, इसमें विजडम आती है। इसमें एक दूसरे के साथ शेयर करना आता है, Correct. एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलना आता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जब भी किसी भी रिश्ते को आप बेहतर करें, पति पत्नी के दोनों के लिए मैं एक साथ बताऊं, तो हमेशा एक ही चीज़ को देखिएगा, कहाँ गलती होती है, कहाँ लड़ाई होती है। किसी भी रिश्ते में जब भी लड़ाई होगी, वो राइट वर्सेस ड्यूटी पर होगी। वो ये कहता है कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया जब मैंने किया था, यानी कि ये मेरा राइट था कहने का और तुम्हारी ड्यूटी थी करने की। और कई बार वो ये कहते हैं कि ये मेरा राइट है, मैं एक पति हूँ, और वो भी कहते हैं मैं एक पत्नी हूँ, मेरे ये राइट है। याद रखिएगा, यार इस रिश्ते में राइट और लॉजिक्स को चलाएंगे तो इमोशन से मर जाएंगी। और रिश्ता याद रखिएगा इमोशन से चलता है, न कि लॉजिक से। याद रखिएगा, मर्यादाओं से चलता है, और मर्यादाएं सिर्फ और सिर्फ इमोशन से आती हैं। तो आपको कैसे क्रिएट करना है। मैं अगर अपनी पत्नी के बारे में सोचता हूँ, आप अपनी पत्नी के बारे में सोचें। उनका ये राइट है कि वो सुबह उठकर मेरे माता पिता के पैर छुए। उसका ये राइट है कि उसकी ये ड्यूटी है कि बच्चों को पढ़ाए। उसकी ये ड्यूटी है कि ये करे। इसकी ये ड्यूटी के मेरे लिए टिफ़िन तैयार करे। इसका उल्टा कर दो आज, और दोनों को बैठ कर लेना चाहिए कि चलो एक काम करते हैं, इसको बदल लेते हैं। आज से मैं आपके राइट लिखता हूँ और अपनी ड्यूटी लिखता हूँ। उसका भी हक अधिकार है कि वो भी 11 बजे तक सो सकती है। उसका भी अधिकार है कि वो अपने फ्रेंड्स से बात कर सकती है। उसका भी अधिकार है कि वो अपने मायके जा सकती है। उसका भी अधिकार है कि वो अपनी तरह से ज़िंदगी को जी सकते हैं। और फिर मेरा क्या ड्यूटी है। करेक्ट। ठीक है ना। और अगर वो भी लिखे इसी चीज़ को, तो मज़ा ही आ जाएगा। दूसरा पार्टनर भी, कि मेरे पति के क्या क्या अधिकार हैं इस रिश्ते में। वो 2 बात मुझे कहने का अधिकार है, मुझे गाइड करने का अधिकार है, अपनी कुंठाएं, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने डिप्रेशन को निकालने का अधिकार है। मेरे ऊपर कई बार, मैं उनकी पत्नी हूँ, ठीक है ना, बराबर का रिश्ता है, पर मेरे ऊपर कैथारसिस करने का, वेंट अप करने का अधिकार इसलिए है कि और कहाँ करेगा। और ऐसे में मेरी ड्यूटी क्या क्या बनती हैं, उन ड्यूटी को हम बढ़ाते रहें, तो अचानक आप पाएंगे कि दोनों के दोनों लोग एक दूसरे के लिए एम्पैथी के एक ऐसे ऑप्टिमम लेवल पर रहेंगे कि वो एक दूसरे की ज़रूरत बन जाएंगे। और ये ज़रूरत जब आपकी बन जाती है, याद रखिएगा, रिश्ता तभी चलता है। सही है। लॉजिक से नहीं चलता।
करेक्ट। सर अभी हम बीच में नार्सिज्म के बारे में बात कर रहे थे, ये नार्सिज्म क्या होता है? ये नार्सिज्म बेसिकली एक तरह से पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ओके। इसे हम एनपीडी कहते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें होता यह है कि मान लेते हैं एक आदमी है जो बचपन में उसकी इमोशन को मार दिया गया है, उसको ज़्यादा सताया गया, उसको प्यार नहीं मिला, ठीक है ना, उसके साथ कुछ ऐसा पैटर्न आए हैं कि जहाँ पर उसकी एम्पैथी मर गई। उसके साथ परिवार के फैमिली में कोई ऐसा आदमी था जो बहुत ही सैडिस्ट था। सैडिस्ट का मतलब जो दूसरों को दुख देकर आनंद प्राप्त करता है, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं आपको, ठीक है ना। आप चूँकि मैं तो इनको पढ़ाता हूँ, इस चीज़ को पढ़ाता हूँ, तो मुझे तो ऐसी सी कहानियाँ मिलती हैं कि मैं चौंक जाता हूँ। तो बेसिकली जब आदमी बड़ा होता है तो इस पैटर्न को लेकर वो चलता है। इसमें एक बड़ी खास बात ये और ख़तरनाक बात ये होती है कि नार्सिसिस्टिक जो पर्सनालिटी होती है वो पहले आपको अपने पूरी तरह से कह सकते हैं कि अपने ओरा में ले लेती है। वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, गुड बढ़िया उनका प्रेजेंटेशन होता है, बातें बहुत अच्छी करते हैं, हर बात पर वो आपको कन्विंस कर सकते हैं और आप ही के घर के लोगों को वो कन्विंस कर देंगे कि मैं ही अच्छा हूँ, ये ही गलत है। और आप एक टाइम के बाद ये सोचने लगते हैं कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, और वो बात बात पर आपको इस तरह से ड्रामा करते हैं। जैसे आप किसी भी रिश्ते में आप फंस जाते हैं, इमोशनली फंस जाते हैं, शादी में फंस जाते हैं जहाँ से आप निकलना मुश्किल है, या फिर आप इमोशनली जुड़ जाते हैं, तो पहले दिन तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये मैं इस चक्कर में फंस चुका हूँ या इस आदमी के बीच में मैं फंस चुकी हूँ। फिर वो ड्रामा करते हैं, ठीक है ना। हर टाइम उन्हें एक ही चीज़ चाहिए कि आप उनके लिए बने हैं बस, यानी कि उन्हें ये लगता है कि दे आर द सुपर पर्सनालिटी। और वो कई बार आपको जब प्यार करेंगे तो भी इतना प्यार करेंगे कि आप डर जाओगे। जब वो आपको सुनाना शुरू करेंगे तो इतना सुनाना शुरू करेंगे कि आपको सर फटना शुरू हो जाएगा। ये लोग मतलब दे ट्रीट यू एज देयर इमोशनल डस्टबिन। यह आपको भावनात्मक कूड़ा डस्टबिन की तरह यूज़ करते हैं। इनकी बस ये समझिए कि इनकी जो बातें हैं वही सर्वोपरि रहनी चाहिए। अगर आपने अपनी कोई बात करी, ये कई बार आपको पुरानी बातें याद दिलाएंगे, तुमने उस दिन ये कहा था, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। और ये इजीली आपको छोड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ी प्यार से आपको नर्चर करके अपना एक विक्टिम मोड में लाकर अपने लिए इमोशनल गार्बेज को वेंट आउट करने का एक तरीका बना लिया है। सो यहाँ पर इनके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है चलाना। सही है। इन लोग से जितना दूर रहो उतना ज़्यादा अच्छा। एक किताब में तो ये लिखा गया है जो मैंने पढ़ा है कि लीव देम एट एनी कॉस्ट। और मैं ऐसे कई लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को जानता हूँ जिनके पेरेंट्स में एक को नार्सिज्म था और वो पूरी तरह से अपने कह सकते हैं कि लाइफ को हैंडल नहीं कर पाए। नार्सिस्टिक विक्टिम तो उनको तो एनएलपी के बगैर बात ही नहीं बनती। आप ये समझिए कि मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि उन बातों को हटाने में, मिटाने में ही आपको 6-8 महीने लगेंगे। 3-4 बार रिपीट करते हैं, फिर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ ये इस वेरी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। कमाल की बात यह है कि इस पर कई बार नार्सिस्टिक पर्सनालिटी जो इतनी स्मार्ट होते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट भी उनको पहचान नहीं पाता है। समझा। हाँ, तो सर ये आम इंसान उसको कैसे पहचान पाएगा? क्योंकि कुछ कुछ जो आपने चीज़ें बताई वो तो जहाँ तक मुझे पता है ऑलमोस्ट हर फीमेल्स में होती है, मतलब लाइक ऑलमोस्ट तो नहीं कह सकते, एम्पैथी तो होती है, लेकिन हम देखिए हम सभी थोड़ा सा सेल्फ एप्रिशिएशन चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें देखें, लेकिन अगर ये एक पागलपन के रूप में आ जाए तो इसे नार्सिज्म कहते हैं। आम आदमी के लिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी रिश्ते में जा रहे हैं, जो मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ, किताबें साइकोलॉजी को मैं नहीं पढ़ता हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अपने बिहेवियर को देखता हूँ, क्योंकि मैं हजारों लोगों को हर महीने सचमुच में मिलता हूँ और उनकी बातों को सुनता हूँ, उनको गौर से बातें सुनता हूँ। मेरे नंबर हर एक पार्टिसिपेंट के पास होते हैं और उनकी दिल खोल कर बात सुनता हूँ कि क्या हो रहा। तो अगर आप किसी रिश्ते में जा रहे हैं, स्पेशली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो आपको याद रखिएगा कई बार ये लोग ऐसे इतने स्मार्ट होंगे कि दे विल अट्रैक्ट यू सोसाइटी में। दे विल बिहेव इन सच ए वे कि वो आपको सेल्फी भी लेंगे। सब लोग ऐसे कहेंगे कि यार व्हाट ए सोलमेट यू हैव गोट, कितना बढ़िया गर्लफ्रेंड आपको मिली है या बॉयफ्रेंड मिला है। लेकिन थोड़े दिन बाद अचानक जब इनको लगता है कि नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन देम इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली और एनीथिंग, ठीक है ना, तो एक बार इमोशनल डिपेंडेंसी शो करके देखो। जैसे ही आप शो करेंगे इमोशनल डिपेंडेंसी, तो उनको लगेगा, उनके सबकॉन्शियस को, कि अब ये आदमी मेरे पाले में आ चुका है, एंड दे विल स्टार्ट प्लेइंग सम गेम्स।
कि आपने इस टाइम मैंने 2 बार आपको मैसेज करा, आपने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने आपको फ़ोन किया था, उस टाइम में आप क्या कर रहे थे? आप ये क्यों कर रहे हो? एंड सडनली आप पहचानना शुरू कर दें कि दिस पर्सन इज एंटरिंग इनटू माय डीपेस्ट पर्सनल एरिया। और पर्सनल एरिया ही नहीं करते कि वो आपके हर एक जवाब को थोड़े दिन के लिए रख लेते हैं और अचानक कहते हैं उस दिन आपने ये जवाब दिया था, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। इनका डिस्टोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है। और यहाँ पर अगर ये पैटर्न शुरू हो रहा है किसी भी रिश्ते में, तो समझ लीजिएगा, और आप निकलने के लिए अभी आपके पास बेनिफिट है, तो इसको जरूर अवेल करें, मैं तो ये कह रहा हूँ। करेक्ट। और नार्सिसिस्ट आदमी को कभी मत बताइएगा कि वो बेसिकली इस सिचुएशन से गुजर रहा है, बिकॉज इन्हें बदलना इट्स नॉट वेरी इजी, बिकॉज ये नहीं मानते कि ये बीमार है। सही है, सही। सो ट्रू। सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। इतने लोगों से आपने जब भी बात की तो आपको बहुत सारे लोगों की लाइफ के बारे में पता चला रहेगा। मैं थोड़ा आपके बचपन के एरियाज़ में देखना चाहता हूँ। पहले तो मुझे बताइए कि आपका चाइल्डहुड का हीरो कौन है? मतलब आप किसको देख के एडमायर करते हो? और आप ये भी बताइए कि आज आज आप किसे देख कर के आगे बढ़ना चाहते हो? मतलब आपके लिए रोल मॉडल कौन है? देखिए, हमारे लिए रोल मॉडल हमेशा होना चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि बचपन में हम लोकल मॉडल एक्सेलेंस से बड़े होते हैं। एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो चारों तरफ देखता है कि यहाँ एक्सेलेंस किसे मिल रही है, एप्रिशिएशन किसे मिल रही है, ताली किसे मिल रही है, यहाँ पर रिवार्ड किसे मिल रहा है। ठीक है ना? और जिस आदमी को वहाँ रिवार्ड देती है सोसाइटी, वो वैसे ही बनना चाहता है। इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादा विलन वाली मूवी जब हम दिखाते हैं तो सबसे करेक्ट। पहले उसे दिखाई देता है कि इस विलन के पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, इसके पास बड़ा स्विमिंग पूल है। हीरो तो बेकार पिट रहा है शुरू में, वो तो अच्छी बात है कि इंडिया में हीरो बाद में बढ़िया बन जाता है। तो जो लोकल मॉडल एक्सेलेंस है वो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे अच्छी बात ये रही कि मेरे फादर, मैं जब 11 साल का था तो वो मेरी लाइफ से चले गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन तब तक मेरे बड़े भाई ने, 2 बार मेरे बड़े भाई हैं, देवता समान हैं, उन लोगों ने और मेरे फादर ने मेरे घर के माहौल में ऐसा दिखाया कि वहाँ पर किताबें बहुत हुआ करती थी। मैंने सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की जो किताब थी वो मैंने 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ी थी और उन्हें हम अंडरलाइन किया करते थे। वह हमारा एक रोल मॉडल था। मैंने विवेकानंद को पढ़ा है, वह मेरा रोल मॉडल था बचपन का। मैंने उस समय प्रेमचंद को पढ़ा है, उनकी कहानी के जो हीरो हुआ करते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, वहाँ से हमें ज्ञान मिला करता था। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो उस टाइम कपिल देव मेरा हीरो था, यद्यपि वो मेरी एज का ही है, पर मैंने उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट देखी है, मैं एक बार मिला हूँ उनसे पर्सनली, वो इतनी बातें नहीं करती क्योंकि वो बिजी थे उस टाइम। पूरी टीम को मैं मिला था एक बार, किसी फंक्शन में ऐसा हुआ कि मैं भी वहाँ पर था एंड मैं सभी लोगों से मिला था, 83 वाले जितने भी थे। तो मैंने उनकी फाइटिंग स्पिरिट को देखा था और मुझे वो लोग हमेशा अच्छे लगते हैं जो एक फ़ाइट करते हैं, यानी कि जो फाइट को एंजॉय करते हैं। मैं जानता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी उनमें से एक है जो लास्ट ओवर तक भी जीतने की एक कला को रखता है, और मैं इस वैल्यू को लोगों को बताता हूँ। अगर मैंने महेंद्र सिंह धोनी से कुछ सीखा है तो वो ये सीखा है कि आप लास्ट बॉल पर भी जीत सकते हैं। ठीक है ना? कई बार जब मैं आज देखता हूँ तो मैं उन लोगों को देखता हूँ जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है लाइफ में। एक आदमी का नाम मैं लेना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं कि वो लोग सभी उनको जानते हों, और वो है विपස්සना को इंडिया में लाने वाले श्री सत्यनारायण गोयनका जी, जिन्होंने बगैर किसी पैसे के, बगैर कुछ करे, ठीक है ना, विपස්සना को इंडिया में पॉपुलर किया, जो बुद्ध की टेक्निक है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी आदमी इस देश में रियल में एक रत्न लेना चाहिए तो उन्हें मिलना चाहिए। वह यद्यपि इंडियन नहीं थे, उनकी नागरिकता बाहर की थी, वो बर्मा से यहाँ पर आए थे और उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। कभी आप जब विपස්සना में जाते हैं वहाँ पर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, 10 दिन का स्टे आपको एक 5 स्टार गेस्ट की तरह दिया जाता है, ठीक है ना, और आपके सारे के सारे दर्दों को ठीक किया जाए, पूरी तरह से डिसोसिएट करने का मौका मिलता है। मैं उस रेगुलरली उसका एक साधक रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने या उस व्यक्तित्व ने मुझे बहुत दिल से प्रभावित किया है। और कभी एक चीज़ मैं मिस का गिल्ट रहती है कि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया हूँ। 2013 में उन्होंने ये संसार छोड़ दिया है। फिर भी मैं ऐसे लोगों को बहुत लाइक करता हूँ जो दुनिया के लिए कुछ करते हैं। उनमें से जो भी कोई करता हुआ मिलता है मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा बड़ा काम किया हो, जो भी छोटा सा काम कर रहा है
मैं उन वीडियोज़ को देखता रहता हूँ जो इसने धीरे से कुछ चीज़ें बताई हैं कि ऐसे करो, भले उस पे अभी 2,000 व्यू हैं, पर मैं कहता हूँ कि दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग, वो मेरे रोल मॉडल बन जाते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। सर आपने इतनी सारी चीज़ें देखी है, इतने लोगों से आप मिले हो, इतनी लाइफ को आपने एक्सपीरियंस किया है, अभी मुझे ये विपासना के बारे में पता चला, इतनी बुक पढ़ी हुई है। कभी-कभी लगता है कि यार अगर इतनी सारी चीज़ें मेरे पास आ जाती तो मैं तो यार कौन से 7वें आसमान में रहता, कोई मिलने आए, बात करने आए। आपसे जब भी बात करते तो आप इतने ग्राउंडेड हो, आप इतने हम्बल हो, मतलब कैसे आप मैनेज करते हो ये सारी चीज़ें? इसमें 2 चीज़ें हैं, एक मैं अपनी पोएम सुना के बता देता हूँ, 2 ही लाइनें हैं उस पोएम में, और उस पोएम को मैं हमेशा अपने, वो मेरी लिखी हुई है कि तारों संग रहना अच्छा है, पर भू पर भी आना सीख। भू मीन्स जमीन, ज़मीन। धरती, पृथ्वी। तारों संग रहना अच्छा है, पर भू पर भी आना सीख, आसमान का नहीं समर्थन उड़ते हुए सवारों को। याद रखिएगा, आप कितना भी आसमान में उड़ लें, वहाँ आपको बचाने वाला कोई है नहीं। याद रखिएगा, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद आपको शांति जो मिलेगी वो एवरेस्ट पर नहीं मिलेगी, नीचे उतरकर जब रिवार्ड मिलेगा पृथ्वी पर, वहाँ मिलेगी, क्योंकि एवरेस्ट पर आपको 3 BHK नहीं मिलेगा। हाँ। वहाँ पर चढ़ना है और उतर जाना है, और उतरने के बाद ही जो आपको शांति मिलेगी वह यूनिक होगी। ग्राउंडेड होने का एक कारण ये भी था कि मैं बचपन में नींद में चला करता था, ये मुझे बीमारी थी। आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, एक बीमारी होती है कि लोग उसमें नींद में उठकर चल देते हैं। एक मूवी बनी थी जिसमें नीलकमल, जिसमें हीरो थे क्या कहते हैं, राजकुमार, और हीरोइन शायद विद्या सिन्हा क्या थे, मैं समझ नहीं, या ठीक है ना। तो नीलकमल मूवी में हीरोइन नींद में चला करती थी, ठीक है ना। तो लोग मुझे कई बार नीलकमल कहा करते थे, तो उसकी वजह से मैं कहीं घर से बाहर ना निकल जाऊँ। उस समय में 1960s में घर में दीवारें नहीं होती थी, दरवाज़ा नहीं होता था, तो मैं कहीं उठकर गांव में बाहर ना चला जाऊं, किसी नाले में ना गिर जाऊं, किसी तालाब में ना गिर जाऊं। तो कई बार मुझे बांध दिया जाता है खूंटे के साथ, तो मैं खूंटे से बंधा हुआ इंसान हूं, तो मैं ग्राउंडेड इसलिए हो गया हूं। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूं, वो तो मजाक की बात रही, कि आज भी मैं आपको बताता हूं, मैं कई बार ऋषिकेश जाता हूं, और वहाँ पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं पहाड़ों में ऐसी जगह भी जाकर रुकता हूँ जहाँ पर बहुत प्यारी सी लोकेशन है, मैं वहाँ पर रह सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बार बार मुझे उसी जगह पर आने में मन लगता है जहाँ पर लोग मुझे दिखाई दें, और ये चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ कि लोग वहाँ पर, अच्छे लोग चारों तरफ मेरे रहें। कई बार नहीं रहते, वो दूसरी बात है, मैं बिजी रहता हूँ, पर मैं इसलिए ग्राउंडेड हूँ। लोगों से बात करना अच्छा लगता है, उनके साथ बात करना अच्छा लगता है, और जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं खाली हाथ नहीं लौटता हूँ, मैं उससे लेकर लौटता हूँ, और मैं खाली हाथ जाता भी नहीं, उसे मैं कुछ देता जरूर हूँ, भले ही एक बिलीव दो, ये मैं हमेशा करता हूँ। इसलिए मेरी जो ग्राउंडेड नेचर है, उसके लिए मैं गर्व करता हूँ। अमेजिंग, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट सर, जब आपको मिलता हूँ एक ना एक चीज़ आपसे नई सीखने मिलती ही है। तो आई एम वेरी लकी, फॉर्चुनेट कि मैं नसीब से आपसे 5, 6, 7 बार मिल चुका हूँ। और इसमें मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जब भी लोग मुझे मिलते हैं, वो पता नहीं उन्हें आदत पड़ गई है, आई मीन लोगों से ऐसे ही मिलने की या डरने की, हमेशा ये कहते हैं कि सर मुझे यकीन नहीं था कि आप मुझे बात भी कर लेंगे। तो जब भी कोई बात करता है, आई मीन अभी मैं ऋषिकेश से लौटा हूँ, तो करीब मुझे रोज़ाना 50 लोग पहचान रहे थे, इतना कुछ आप लोगों ने पॉपुलर कर दिया मुझे। कई बार सिर्फ मुस्कुराते थे, मैं रुक जाता था ऐसे करके। उन्होंने कहा आप तो राम सर हैं। मैं कहा हाँ सर, ऐसा हो सकता है कि हम एक सेल्फी ले लें। मैंने कहा ऐसा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो सर, हमें मतलब ऐसा लग रहा है कि लोग डरने लगे हैं सेलिब्रिटी से। याद रखिए, सेलिब्रिटी मैं तो हूँ ही नहीं, लेकिन मैं लोगों की ज़िंदगी में सेलिब्रेशन ज़रूर देना चाहता हूँ। मुझे कोई नहीं भी पहचानता तब भी मैं उसे सेलिब्रेशन देता हूँ। जिस ऑटो में चलता हूँ, जिस रिक्शा में चलता हूँ, जिस ओला में चलता हूँ। अच्छी बात बता रहा हूँ, एक दिन मैंने एक रैपिडो करी थोड़ी देर दूर जाने के लिए। छोटा सा एक मेरे घर से, और एक आप जानते हो उस स्टूडियो को, ग्रेटर नोएडा में है, नोएडा में है 63 में, ज़्यादा दूर नहीं है, और उसका सिर्फ 90 रुपये बिल आया। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत कमाया है, चलो मैं तुम्हें इतना कर देता हूँ। तो मैंने एक अमाउंट बता दिया जो मतलब अच्छा सा था उसके लिए। उसने कहा सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 4 महीनों से कांजी पी रहा हूँ और मेरा सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। फिर अगली उतरने के कहा कि राम सर
राम सर ही बोला उसने कि जैसे ही आप उसमें थे तब से मैं एक चीज़ सोच रहा था, क्या आप मेरे लिए एक फ़ोटो देंगे मुझे? मैंने कहा गाड़ी के सामने खड़े होते हैं, फ़ोटो देते हैं। उसने सेल्फ़ी, मगर सेल्फ़ी नहीं, मैं बढ़िया तरह से आपको फ़ोटो की लेता हूँ। किसी आदमी से कह रहा है यार एक फ़ोटो दे, और ठीक है ना, और लाइक दिस। बहुत अच्छा। तो मुझे उसमें मेरा क्या जा रहा है? लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो मेरी वैल्यू पूरी हो रही है। सुबह ही अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाता है, तो मैं लगता है कि यार मेरा दिन भर का तो काम पूरा हो गया। अगर करेक्ट। मैं अब कुछ भी करूँ, तो सुबह जो मेरा काम था दिन भर का, वो तो पहले ही आई मीन अर्ली हो गया मॉर्निंग हो है। गया है। तो दिस वे आई, और मुझे धरती पर रहना बहुत अच्छा लगता है। Amazing. नहीं, वो बात सर आपकी माननी पड़ेगी। आप एकदम हम्बल तरीके से सारी चीज़ें आप मेरे साथ भी जितनी बार आपने बात किया है, मुझे हमेशा याद है एक फादर फिगर के जैसे आपने गाइड किया है कि ये करना सही है, ये करना गलत यस। है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। सर एक बात और है, जब मैं आपको मिलता हूँ, आई थिंक हम हाँ, 6th या 7th टाइम अभी मिल रहे हैं। हाँ। जब मैं आपको मिलता हूँ, आज भी मैंने जब भी पहले आप बाहर बैठे थे, मैंने आपको देखा, मैंने सबसे पहला सेंटेंस यही बोला कि सर आप लास्ट टाइम से आज यंग हो चुके हो। तो सर आप सब लोगों की एज बढ़ती जा रही है, आप वापस यंग होते जा रहे हो, सर इसका राज क्या है? कुछ भी राज नहीं है, लोगों को थोड़ा-सा काम कर लेना चाहिए, और यंग रहना तो आपका अधिकार है। ये आपका राइट है ऑन द अर्थ। हम्म। याद रखिएगा, अब मैं 65 पूरे कर चुका हूँ इस समय, ठीक है? और अभी अगर मैं योगा करता हूँ तो 60-70 सूर्य नमस्कार लगाता हूँ। अगर मैं जुम्बा करता हूँ तो वो 1 घंटे का होता है, और अगर बीच पे जाता हूँ तो वहाँ पर 5:30 बजे शुरू हो जाता है और 7 बजे ख़त्म होता है। 5:15 बजे शुरू कर देते हैं, मैं वहाँ पर रहता हूँ, ठीक है ना? जुहू बीच पर, क्योंकि मैं मुंबई में भी रहता हूँ, आप जानते हैं, ठीक है ना? जब मैं योगा करता हूँ तो खूब बढ़िया तरीके से करता हूँ, थोड़ा बहुत जिम भी कर लेता हूँ। और मुझे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे 7-8 किलोमीटर वॉक करने का मन करता है, तो वो मैं करता हूँ। रात भी मैंने किया है और सुबह भी किया है। अमेजिंग। सवाल ये है, हाँ, तो सवाल ये है कि आप यंग कैसे रह सकते हैं? आप देखिए समय के अनुसार आपकी बॉडी ग्रेसफुली ओल्ड एज में जाएगी, एंड वो एक कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत अच्छा मिला, जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो मेरी एक पार्टिसिपेंट और क्लोज़ फैमिली ने दिया है। उन्होंने कहा है कि राम सर, एक बात बताऊँ आपको, जैसे-जैसे आप बूढ़े होते जा रहे हैं, यानी कि सीनियर होते एज जा रहे ग्रो। हैं, बूढ़ा वर्ड नहीं था, बड़े होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे आप और ज़्यादा हैंडसम हो रहे हैं, और ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। वो इसीलिए है कि आप 2 चीज़ों पर काम करें। एक एक समय के बाद अपने लक्ष्यों को बदलना शुरू कर दें आप। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि दूसरे की खुशी देना शुरू करें। जितना आप दूसरों को खुशी देंगे, उतने ही खुशी के केमिकल जो है, वो आपके अंदर रिलीज़ होना शुरू हो जाएँगे, और आपके नए न्यूरल पाथवे बनने शुरू होंगे। दूसरी बात ये है कि हमेशा नई स्किल सीखते रहें। मैं माउथ ऑर्गन सीख रहा हूँ। अरे वाह। हाँ, अभी मुझे और चीज़ें सीखनी है, कि अभी तो उम्र ही कितनी है, अभी 60-70 साल बाकी हैं, तो मुझे तो बहुत कुछ सीखना है। नई भाषाएँ भी सीखनी है, नई स्किल भी सीखने हैं, डांस सीखने को मन करता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि डांस करो हमारे साथ, नहीं आता तो करना पड़ता है, तो मैं उसको भी सीखूँगा, ठीक है ना? मुझे कई बार तबला बजाना पसंद करता हूँ, तो या टेबल बजाना सीखना चाहता हूँ, उसे भी सीखूँगा। अभी मेरे पास समय बहुत है, इसलिए जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है ना? तो आप सीखते रहें, जब आप सीखेंगे तो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी होती रहेगी, यानी कि नए न्यूरॉन्स बनते रहेंगे। हमेशा दूसरी चीज़ है, आप अपने गट पर काम करें। गट का मतलब है कि आप 3-4 चीज़ों को कर लें। रोज़ाना प्रीबायोटिक खाएँ। मैंने अपनी लाइफ़ में अपने जब मैंने पढ़ा कि हमें फाइबर 50 टू 100 ग्राम के बीच में खाना चाहिए, अभी 100 नहीं खाना है, 50 ग्राम तो हमें फाइबर लेना ही लेना चाहिए। उस समय हमें प्रोबायोटिक भी लेने चाहिए, यानी कि वो कैप्सूल खाएँ, वो टैबलेट खाएँ, जहाँ पे हमें प्रीबायोटिक, वो बैक्टीरिया मिल जाए। फर्मेंटेड फूड खाएँ, ग्लूटेन एंड शुगर फ्री हो जाएँ। नमक को बदल कर आप सी सॉल्ट खाएँ, ठीक है ना? और क्या करें कि अपनी स्लीप पर ध्यान दें, अपनी नींद पर ध्यान दें। उस पर मैं थोड़ा-सा कमज़ोर हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कमिटमेंट रहता है। लेकिन मेरी अच्छी बात ये है कि मैं जैसे ही कहीं बैठता हूँ, तो मैं किसी भी ओला में 10 मिनट के लिए भी पावर नैप लेनी जानता हूँ। अपान प्राण क्रिया जो मैंने सीखी हुई विपस्सना में, उससे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। और यही चीज़ें मैं एक वर्कशॉप भी देने जा रहा हूँ लोगों को, कि कैसे आप हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग और एंटी एजिंग वर्कशॉप भी मैं आप लोगों को अभी मुहैया कराऊँगा।
अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन के लिए। तो सर प्लीज़ ये हमारे व्यूअर के लिए एक वर्कशॉप आप रखिएगा। हाँ, मैं आप उनको आप इनवाइट कर लीजिएगा गूगल फॉर्म के द्वारा। वो मेरी तरफ से 100% 2 ढाई 3 घंटे की एक ऐसी वर्कशॉप होगी जो उनकी लाइफ को कंप्लीट बदल देगी। अरे ग्रेट तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर ये पॉडकास्ट का सबसे बड़ा टेक अवे आपके लिए ये होगा, अगर आप एंटी एजिंग का वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हो, सर के जैसे यंग वापस से बनना चाहते हो इस एज में भी, तो आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक फॉर्म दे देता हूँ, आप क्लिक कर लीजिए, डिटेल्स फिलअप कर लीजिए और सर आप प्लीज़ उनको अपने वर्कशॉप में बुलाइए और उनको भी यंग कैसे बनना उसके बारे में सिखाइएगा। पक्का, डन। ग्रेट। ये मेरी तरफ से मेरे दर्शकों के लिए, आपके सब्सक्राइबर्स के लिए, सबके लिए मेरी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू सो मच। सर आप एनएलपी में बहुत बार बोलते हो कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, आपके थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए। मुझे ये बताइए, आपने तो इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है, तो सबसे खराब थॉट कौन से आते हैं? कौन से ऐसे थॉट रहते हैं जो दिमाग खराब ही करके रख देते हैं? ओनली 3 थॉट्स को अगर हम ठीक करना सीख लें तो हम अपनी ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। अगर हम 3 थॉट को, सिर्फ 3 थॉट्स को काम करना शुरू कर दें तो हम अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग दे सकते हैं। 3 बातों को पेरेंट्स कहना बंद कर दें तो हम अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी पेरेंटिंग दे सकते हैं। 3 थॉट अगर हमारे गुरुकुल में पढ़ाए जाने चाहें तो वो है मैजिक कर सकते हैं। 3 थॉट अगर हम कंपलसरी कर दें अपनी एजुकेशन में, सिर्फ 3 थॉट को प्लांट करना और उन्हीं 3 थॉट को हटाना है, तो हम इस जनरेशन को ठीक कर सकते हैं। यह ऐसा मैं मानता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं इतने ज्ञानी हो गया हूँ, पर वो 3 थॉट हैं जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि 99.99% को मार रहे हैं। जिनके कारण लोग बीमार हैं, जिनके कारण लोग कंगाली में जी रहे हैं, जिनके कारण लोगों को रिश्ते टूट रहे हैं। पहला थॉट यह है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जब भी आदमी आगे बढ़ता है तो उसके अंदर एक थॉट आता है, ये पॉसिबल नहीं है। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ, मैं एक रिक्शा वाले से बात करता हूँ, जो रियल में पुल करते हैं वो थोड़े ही रह गए हैं, ठीक है ना, लेकिन मेरे कॉलोनी के सामने खड़े होते थे सारी। कई बार मैं इसीलिए कार नहीं निकालता था या ओला नहीं करता था कि मुझे 3 मिनट दूरी एक किसी मीटिंग हो प्लेस पर जाना है अपने क्लाइंट के पास, तो मैं उनको देने के भाई इनका भला हो जाएगा, उनको एक्स्ट्रा कुछ पैसा मिल जाएगा। और मैं उनको एक बात कहता था कि यार तू कब तक ये रिक्शा खींचेगा, तू एक काम करना, तू चावल दाल बनानी सीख ले, तू छोले कुलचे बेचने सीख ले इसी जगह पर, तो तू अपने घर में रोजाना 500-700 रुपये एक्स्ट्रा लेकर जाएगा। पता है पहला थॉट क्या आता है? ये पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा, जीवन में अगर आप एक वर्ड डाल दें, एक थॉट डाल दें लोगों की लाइफ में, बच्चों की लाइफ में, अपने बीमार लोगों की लाइफ में, जितने भी हम बाबा लोग हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ एक थॉट को प्लांट कर दे बिना मतलब की बातों को छोड़कर, कि वो एक पॉसिबिलिटी को डाल दे कि हर चीज़ पॉसिबल है। इस समय मेरे और आपके लिए हो सकता है कि 1 घंटे में 1 करोड़ कमाने मुश्किल हो, पर ऐसे मेरे देश में कई लोग हैं और आपके शहर में तो कई हैं जो 1 घंटे में 1 करोड़ पे फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है, पर वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा मैंने मान लिया। यानी कि इसका मतलब है कि एक आदमी के लिए कोई चीज़ किसी कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल है, तो मेरे उस कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल कैसे होगी? अगर इसको बनाना है तो पहले मुझे एक थॉट को क्रिएट करना पड़ेगा ना। करेक्ट। याद रखिएगा, सबसे खतरनाक थॉट अगर हमारी सोसाइटी में वो ये है कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। ये बीमारी आ गई है, ये पॉसिबल नहीं है। मैं कंगाली में जी रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। मेरे को अंग्रेजी नहीं आती तो मेरे पॉसिबल नहीं है बड़ा करियर लेना। पहला थॉट। दूसरा थॉट है जो सबसे ज़्यादा नुकसान दे रहा है कि ये पॉसिबल तो है बट आई एम नॉट एबल। ये मेरे पास योग्यता नहीं है, क्योंकि ये बचपन से हमें रखा है, तुमसे 2-2-4 नहीं लिखे गए, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो एक दिन भूखा मरेगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि हमारी योग्यता पर तब सवाल उठा दिया गया जबकि हमें मेरे डीएनए में, जबकि मेरी सेल 1,40,000 तरह की प्रोटीन बना रही है, जबकि मेरी बॉडी के अंदर रोजाना 10 बिलियन सेल्स नई पैदा हो जाती हैं, नई मेमोरी के साथ पैदा हो सकती है, नई स्टेट उनको मिल सकती है। पर एक थॉट चूंकि मुझे दे दिया गया कि तेरे पास का कुछ नहीं है, ये तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं है। याद रखिएगा, ये दूसरा पॉइजनस थॉट है, टॉक्सिक थॉट है, जिसे लिए आप घूम रहे हैं। आज स्कूल्स में इन 2 थॉट के ऊपर काम करें। और तीसरा थॉट है जो आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स के द्वारा दिया जाना चाहिए, और वो ये है, तीसरा थॉट है कि ये पॉसिबल भी है, मैं इसके लिए एबल भी हूं, बट आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके लायक नहीं हूं। कई बार मैं उस रिक्शा वाले से कहता हूं, ये पॉसिबल है, तुम इस काम को कर सकते हो, मैं तुम्हें सिखा तो वो कहता है कि बट आई एम नॉट एबल, मुझे नहीं आता। फिर मैं कहता हूं ये काम भी मैं कर दूंगा, मैं तुम्हें 10 दिन के चावल और 10 दिन के छोले का पैसा दे रहा हूं, और इवन मैं अपने घर पर बुला के तुम्हें 4 दिन की ट्रेनिंग दे दूंगा, 10 दिन तुम उसे खराब करते रहना,
पता है उसके बाद वो क्या कहता है? ठीक कह रहे हो सर, ये भी सीखा जा सकता है, पर हम इस लायक कहाँ। यानी कि उन्होंने पहले ही मान लिया है। और पता है उनका ये थॉट कि हम इस लायक कहाँ हैं, उनका नहीं है। उनके चारों तरफ जो रिलेटिव्स बैठे हैं, आपके जीवन में दो ही तो लोग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक रिलेटिव। ठीक है ना? पॉजिटिव लोगों की आप कई बार सुनते नहीं है, और उन लोगों की सुन लेते जिनको आपने रिलेट करना शुरू कर दिया और वो आपको नेगेटिव बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचिएगा। ये 3 थॉट पर काम कर दे यूनिवर्स, इन 3 थॉट पर काम करना शुरू कर दे हमारे गुरुकुल, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स और हमारे रिलेटिव्स। याद रखिएगा, सब कुछ बदल जाएगा। सही है, सही है। सर कैसे काम कर सकते हैं इसके ऊपर? ये तो सिंपल सी बात है। मैं तो एक थॉट लेकर जी रहा हूँ और इमेजिन कर रहा हूँ कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बने, और भैया जो बगल में बैठे हैं ये एजुकेशन मिनिस्टर बने। मैं तो हूँ यहाँ 100 साल। तो बदलाव करते हैं ना कुछ, या फिर मैनिफेस्ट करते हैं कि मोदी जी के सामने बैठे और उनसे कहें कि ये 3 थॉट तो आप परमानेंट करवाइए ना हम लोगों की लाइफ में, हमारे बच्चों की लाइफ में, तभी तो अच्छे दिन आ रहे हैं। सुपर। सर मान लो कि अगर कभी आपको सुपर पावर मिल जाए, एनएलपी में आपने इतना कुछ सीखा हुआ है, तो सुपर पावर मिल जाए और किसी के दिमाग में घुस के आप सारी चीज़ें उसकी सुन सको, सारे थॉट्स उसके रीड कर सको, तो आप किसके दिमाग में जाना चाहोगे, किसके थॉट्स को पढ़ना चाहोगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पर लगेगा कि मैं निगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन जो पिक्चर मेरे एकदम से आई है वो मेरे सबकॉन्शियस ने भेजी है। जैसे सवाल सुना उसने, मैं सबसे पहले उस आदमी को सुनना चाहूँगा जो इस समय ये कह रहा है कि मैं आत्महत्या करने पर पूरी तरह से कमिटेड हूँ। आखिर वो कर क्यों रहा है ऐसा? ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने सोसाइटी ने एक गलती कर दी कि उस सोसाइटी ने उसके पास ये पावर नहीं दी है, और उसने ये मानना शुरू कर दिया कि अब मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं उस आदमी के थॉट को सुनना चाहूँगा जो इस समय करोड़ों रुपए की बात कर रहा है कमाने की, कि वो क्यों कर रहा है। मैं उस आदमी के थॉट सुनना चाहूँगा जो ये कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूँ, क्यों बदलना चाहता है। याद रखिएगा, आपके पास हर एक आदमी एक किताब है, और हर एक किताब आपके जब भी कुछ देगी, अगर आप पढ़ना जानते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ देगी। तो दोनों की सुनिएगा। जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके थॉट को भी सुनना चाहूँगा, और जो ये कह रहे हैं कि अब मेरे बस का कुछ नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, वह भी सुनना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये थॉट बाकी लोगों के दिमाग में आते रहें और मैं उसको चूक जाऊं। जैसे ये थॉट आएगा, आज मैं लोगों को कई बार मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, और माँ सरस्वती का मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद रहता है जब मैं बोलना शुरू करता हूं। और कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि ये थॉट आ रहे हैं आपको, ये हुआ है आपकी लाइफ में, और कई बार मैं कहता हूं और ये भी होगा, और वो बहुत पॉजिटिव बोलता हूं, और लोगों के दिमाग में एकदम से आ जाता है, और वो कहते हैं यार सर ये तो हो गया, आपने कहा तो करेक्ट, ठीक है ना। मैं इसलिए सुनना चाहता हूं सबके थॉट के, वो आखिर ऐसा जो भी सोच रहा है वो क्यों सोच रहा है। यही तो एक सबसे, मैंने किताब पढ़ी थी उसमें लिखा था कि अगर जीवन में आप सबसे बड़ी साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़िए कि वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर अ पर्सन इज डूइंग, व्हाई ही इज डूइंग सो। एक आदमी आत्महत्या क्यों करने पर उतारू है, और एक आदमी क्यों आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एक आदमी क्यों सिगरेट छोड़ रहा है, और एक आदमी सिगरेट क्यों पीना चाह रहा है। एक आदमी क्यों दूसरे का गला काटने को तैयार है, और एक आदमी अपनी सारी जायदाद लुटाने को तैयार है किसी सोसाइटी के ऊपर। वो आखिर क्यों कर रहा है। इन्हें हम मेटा प्रोग्राम्स कहते हैं। मेटा प्रोग्राम्स का मतलब है कि हमारे बिहेवियर के पीछे हमारे माइंड में क्या क्या वैल्यूज हमारे संस्कारों में पड़ी है, क्या हमारे माइंड में पड़ी है। अमेजिंग अमेजिंग थॉट्स सर, अमेजिंग थॉट्स। और अगर इस तरीके से अगर मुझे जवाब मिल गए किसी के दिमाग के, तो मैं अकॉर्डिंगली डिसाइड कर पाऊंगा कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। मतलब इट इज़ रियली ग्रेट थॉट सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने सोचा है। सर आपने इतने लोगों की लाइफ बदलने में उनको हेल्प की है, लोगों के साथ बात की है, उनको काउंसिल की है। आई एम वेरी श्योर कि एक जो रिश्ता होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते। मतलब एज अ पेरेंट मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझ पा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने बच्चों से बात करने में कतराते हैं, समझ नहीं पाते कि भाई उसको ये चीज़ कैसे समझाई जाए। मुझे आप ये चीज़ बताइए कि कोई अगर ऐसी बात हो जो एक बाप अपनी बेटी को खुल के ना बोल पाए, लेकिन शायद ये वीडियो देख करके अगर वो मैसेज देना चाहे, तो वो क्या थॉट्स होंगे, क्या बातें होगी? ऐसे तो बहुत सारे थॉट है, लेकिन काउंसलिंग के दौरान मेरे साथ एक अनुभव हुआ है, मैं बताना चाहूँगा। आई मेट अ बॉय, एक आदमी ने मुझसे कहा कि हमारा एक रिश्तेदार है और वो अपने माँ बाप को और उसकी छोटी बहन है उनको बहुत तंग कर रहा है। तंग करने का कारण ये है कि उसके लाइफ में एक लड़की थी और वो छोड़कर चली गई है।
उस लड़के का कहना है कि मुझे वो लड़की चाहिए और वो अपने मम्मी पापा को परेशान कर रहा है कि तुम जाओ, और वो नहीं जा सकते क्योंकि उस लड़की ने कहा कि अगर तुमने मुझे चेज़ किया, पीछा किया तो मेरी फैमिली बहुत पावरफुल है, हम आपको सबक सिखा देंगे और मुझे अब आप भूल जाओ। उसने डिजिटली रिश्ता ख़त्म कर लिया है। वो लड़का पूरी तरह से बेचैनी से जी रहा है, तुम उसकी हेल्प कर सकते हो? मैंने कहा मैं कोशिश कर सकता हूँ, हेल्प तो वो खुद ही करेगा। और यहाँ पर मेरी एक मीटिंग उसके साथ तय करी गई और ये नेहरू प्लेस दिल्ली की बात है। हम एक कॉफ़ी हाउस में बैठे थे एक कॉर्नर में। मैंने देखा कि एक लड़का है और वो एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है, यानी कि वो कर चुका है इंजीनियरिंग, और अब वो कोई जॉब नहीं कर रहा है जबकि उसके पास बहुत सारे ऑफ़र हैं, और वह पूरी तरह से डिसोरिएंटेड था। मैं उसकी गलती नहीं मानूंगा क्योंकि इस उम्र में जो हार्मोन का रश है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो आप जानते हैं। मैं उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था, और ये 2000 मेरे ख्याल से 9 या 10 की बात होगी, एग्जैक्टली 10 की बात है, 2010 की सितंबर अक्टूबर की बात है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम अपने माता पिता को क्यों टॉर्चर कर रहे हो, तुम्हारी मदर को अस्थमा हो गया, फादर को बीपी हो गया, ऐसा बताया जा रहा है, तो उनको ऐसा क्यों कह रहे हो? लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। एक समय आया कि उसने मुझसे कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बातें आप अच्छी करते हैं, तो आप उस लड़की के फादर को आप जाकर समझाओ कि वो अपनी लड़की को फ्री कर दे मेरे लिए, और मैं आपको रिवार्ड दे दूँगा चाहे जीवन में कोई न कोई, पैसे बताओ आप। मैंने कहा ये तो आपने मुझे ही उल्टा गेम में ले आए। मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता और मैं इसके लिए यहाँ काउंसलिंग करने नहीं आया। बात यहाँ तक आ गई कि अब हम किसी समाधान पर नहीं गए, और मैंने कहा अब तुम जा सकते हो क्योंकि तुम मुझे सुन ही नहीं रहे हो। सिचुएशन ये आ गई कि वो अब चलने वाला है और यहीं पर एक मैजिक होता है, और इस मैजिक ने सारी की सारी दुनिया उसकी बदल दी। हुआ ये कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोल रहा था, हाँ, जाते हुए उसने कहा, मैंने कहा रुको यहाँ आओ। उसने सोचा कि शायद मैं आधे पैसे मांगूंगा जो भी खाना वाना खाए, क्योंकि मैं भी अब गुस्से में था। मैं कभी भी ये नहीं मानता हूँ। हो सकता है कि आपके, देखिए सिंपल सी बात है, कई बार बच्चों की एक शिकायत होती है, मेरे पेरेंट्स को ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहते, मेरे पापा को ये नहीं करना चाहिए। भाई तुम्हारा पापा एक रोल में है जिसमें वो पापा का रोल कर रहा है, पर हो करेक्ट। सकता है कि बचपन में उसको भी टॉर्चर मिला हो, उसके पास एब्यूज़ हुई हो, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल। हो सकता है उसको भी पिटाई हुई हो सकता है वो बहुत स्कारसिटी में जिया हो सकता है उसको प्यार ही ना मिला हो सकता है वो अकेलेपन में जिया हो। उसके पेन को तो आप नहीं समझ रहे। आप ये कह रहे हैं कि भले ही आपके पैर में कंकड़ है, पर आप मुझे मैराथन दौड़कर दिखाएंगे तभी मैं आपको अच्छा आदमी मानूंगा। नहीं, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, किस कॉन्टेक्स्ट से वो इस काम को कर रहा है। मैं 10 मिनट का रोल कर सकता हूँ कि मैं अच्छा रावण बन सकता हूँ रामलीला में, पर मुझे अगर 20 साल के लिए रावण बनना है तो वो हो सकता है कि मेरी वैल्यूज़ में ना हो। रावण का तो रोल मैं खेल सकता हूँ 10 बार शॉट लेकर। तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा यहाँ आओ। मैंने कहा मैं उस लड़की को कन्विंस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त होगी। उस लड़के ने कहा क्या शर्त होगी? मैंने कहा बैठो। शर्त ये होगी कि इस क्रूअल वर्ल्ड में, इस निर्दयी वर्ल्ड में आप 2 लोगों को दिखाओ ढूंढकर, अपने माता पिता के अलावा, जो तुम्हें अनकंडीशनल प्यार कर दें। जिस दिन तुम उन 2 लोगों को ढूंढ लोगे हु कैन लव यू अनकंडीशनली इन दिस वर्ल्ड, तो मुझे उनके नाम बताना, मैं उनसे मिलूंगा और फिर मैं उस लड़की को आपके लिए लाने के लिए उस परिवार के पास जाऊंगा। उस बच्चे के समझ में कुछ आया, कुछ नहीं आया, वो चला गया। यहाँ से 3.5 साल बाद 2014 में मैं वर्कशॉप दिया करता था झारखंड में। जितने भी आईएफएस ऑफिसर थे, फॉरेस्ट ऑफिसर, मेरे पास चीफ मिनिस्टर के पीए ने मुझे एंगेज किया हुआ था। पूरे झारखंड को मैं घुमा हुआ हूँ, सभी लोगों को एनएलपी सिखाया करता था। एक दिन की बात है कि मैं रांची एयरपोर्ट पे खड़ा था, हमारा प्लेन अभी आना बाकी था। मैं ऐसे ही आराम से टहल रहा था। मैंने देखा कि एक तरफ कुछ लड़के लड़कियां खड़े हैं, ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई, और सब पे लिखा है XLRI, यानी कि जमशेदपुर का जो कॉलेज है, माना हुआ है, सभी जानते हैं। और अचानक मुझे लगा कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मैं वहाँ पर 2004 में वर्कशॉप दिया करता था बच्चों को मेमोरी की। तो मैंने सोचा कि इन बच्चों में से शायद कोई पहचान कर मेरी बातें बता रहा होगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा एंटरटेनर भी था, बच्चों को हंसाया करता था, खिलाया करता था, मेमोरी टेक्निक दिया करता। एंड सडनली मैं दूसरी तरफ को चेहरा खड़ा होकर दूसरी तरफ चेहरा कर लिया, और सडनली मैंने देखा कि समबडी इज पुटिंग हैंड्स ऑन माय शोल्डर। उसने कहा राम सर, और मैंने कहा हाँ जी। उसके वही ब्लैक टी शर्ट थी, बाकी लड़के लड़कियां कुछ दूरी पर खड़े हो गए, वो सब मेरी तरफ देख रहे थे।
उसने कहा सर आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं कहा नहीं। उसने कहा सर मैं आपको क्लू देता हूँ। और मैंने कहा हाँ दीजिएगा। सर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, मुझे मालूम है, आप मेमोरी ट्रेनर भी रहे हैं। मैंने कहा हाँ बोलो। उसने कहा सर आई कुड नॉट फाइंड टू पीपल हु कैन लव मी अनकंडीशनली, एंड ही स्टार्टेड शोइंग हिज इमोशन एंड आई टू। ऐसा लग रहा है उन पलों को मैं अब जी रहा हूँ। और मैंने कहा एकदम से उसका नाम लिया, अरे तुम वो हो, नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, वो मेरे फेसबुक पर है अभी भी। और उसने कहा कि राम सर ये सवाल मेरे ये दिमाग में मेरे बसता रहा सेंटेंस, यार 2 लोग, एंड सडनली मेरा माइंड बदल गया। और मुझे लगा कि जो भी उसने लिया है मुझसे या जो भी दिया है वो तो कंडीशनल था। सही है। वो तो चली गई, तो कंडीशन ही तो रखी ना। अनकंडीशनल तो यही 2 लोग सफ़र कर रहे हैं। मैंने सर एमबीए की तैयारी करी, मैंने आईएम क्रैक किया, ठीक है ना, मैंने एक्सेलआरआई क्रैक किया और उसमें टॉप किया। और अब मुझे 2000 उसने कहा कि मुझे 30 लाख का पैकेज मिला है, 2013 की बात कर रहा हूँ। एंड देन मैंने उसकी जर्नी को देखा। ही हैड अ गुड वाइफ ऑल्सो, देन फर्स्ट गर्लफ्रेंड, एंड ही इज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ही वॉज ए वेरी गुड प्रोडक्ट। माई सेइंग टू इज़ वेरी सिंपल। जब भी बच्चों से मैं एक ही बात कहूँगा कि आपको बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं कि तुम्हें ये लाइफ मिलनी चाहिए थी, ये लाइफ मिलनी चाहिए थी। याद रखिएगा तुम्हारे पेरेंट्स ने जो भी दी है ना, वह उस सिचुएशन में दी है जिसमें वो बेस्ट कर सकते थे। पर याद रखिएगा वह एक रोल को निभाते हुए फेल हो गए, इसलिए कि जो कॉन्टेक्स्ट है उनके पास वह भी ऐसा ही हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि उनके पास इमोशनल बहुत स्टेबिलिटी रही हो सकता है उनके पास पास्ट के ट्रॉमा पड़े हों, वो तो तुम्हें नहीं शेयर करे ना। करेक्ट। तो मैं तो उन बच्चों से यही कहूँगा। और जब भी आपको ये लगे कि आप कोई गलत कदम उठा रहे हो, तो याद रखिएगा इस जीवन में 2 ही लोग आपके लिए रोएंगे जीवन भर। एक लाइन है जो बहुत ही इमोशनल लाइन है, माता रोवे जब तक जीवे। यानी कि माँ के पास अगर गम आ गया बच्चे का, बेटे का, बेटी का, तो जब तक वो जीती है ना, मैंने रोते हुए देखा है। आज तक भी मैं कई ऐसी मदर को जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। आज भी वो एक पल के लिए भी सुकून से नहीं जी पाए, यद्यपि उन्हें मुस्कुराना भी पड़ता है, खेलना भी पड़ता है, बातें करनी भी पड़ती है, लेकिन एक कमी मिलती है उनकी आँखों में। याद रखिएगा कोई भी ऐसा गेम ना खेलें बच्चे जिस पे उनकी लाइफ के ऊपर या डिग्निटी के ऊपर कोई खतरा आ रहा है। मत करें। कभी शिकार ना हो जाएं एडिक्शन के, शिकार ना हो जाएं गलत हाथों के। याद रखिएगा खुशी में आपके पेरेंट्स आपको सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप गम में हैं तो वो कभी भी चैन से नहीं सो पाएंगे। इतना ही कहूँगा। सुपर सुपर थॉट सर। मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट को स्टॉप करने के लिए ये सबसे बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि इतने इमोशंस लोगों को समझ चुके हैं। एंड मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। अगर ये पॉडकास्ट में से ये सबसे बेस्ट लर्निंग आपको लगी है पूरे पॉडकास्ट में से, तो मुझे कमेंट में बताइए। और सर मुझे लग रहा है कि हम वापस से एक बार मिलेंगे, हम इसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक शर्त है। अगर आप में से किसी को भी ये लग रहा है कि मैं राम सर को फिर से बुलाऊं, फिर से कोई नए टॉपिक पे बात करूं, तो कमेंट में पहले तो पार्ट 3 लिखिए, क्योंकि ये 3rd पार्ट होगा हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। और एक और मैं चैलेंज लेना चाहूँगा सर को, मैं अभी नेक्स्ट टाइम तभी ही बुलाऊंगा जब भी इस वीडियो के ऊपर 10,000 से ज़्यादा लाइक्स आ चुकी है। क्योंकि सर आपने इतनी पावरफुल टेक्निक सिखाई है, इतनी सारी लाइफ लर्निंग ये इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में दी है। मैं तो होता तो सबसे पहले जाके लाइक कर देता। तो भाई मेरे, अगर आपको चाहिए कि राम सर को मैं वापस से बुलाऊं, तो 10,000 लाइक का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। 10,000 लाइक जिस दिन हुआ सर, मैं फिर से आपको वापस बुलाऊंगा। हम वापस से ऐसे ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन को और आगे करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच वैल्यू। और हाँ, एक और बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ, सर हमारे लिए स्पेशली 2.5 से 3 घंटे का पूरा एक वर्कशॉप ले रहे हैं एंटी एजिंग के ऊपर। अगर आप फिर से जवान बनना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, क्लिक कर लीजिए, फॉर्म फिल कर लीजिए। सर आपके लिए एक वर्कशॉप लेंगे और आपको सिखाएंगे कि वापस से हमें यंग कैसे बनना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।